तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि अगर कोई चीज मूव करेगी तो वो क्या होगी, लिविंग। सम ऑफ दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ये कुछ मूवमेंट, कुछ इनमें से कुछ मूवमेंट जो है ग्रोथ के रिजल्ट थे। जैसे कि प्लांट्स में, प्लांट मूव कब करता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जब वो ग्रो कर रहा होता है। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज। सीड में पहले क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, उसके बाद वो ग्रो करने लगती है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। और सीडलिंग क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मूव करने लगती है, धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। तो उसको क्या कह रहे हैं, उसका मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। तो वो सीड क्या करता है, मिट्टी को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, फाइनली बाहर निकलता भी है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। कह रहा कि अगर उसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को बंद कर दिया जाए तो प्लांट में मूवमेंट नहीं होगा, प्लांट में मूवमेंट नहीं होगा। तो सब मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। कुछ मूवमेंट्स तो ग्रोथ से रिलेटेड हैं, सुनो गौर से यहाँ, कि कुछ मूवमेंट्स तो कुछ मूवमेंट्स हमारी बॉडी में ग्रोथ से रिलेटेड हैं और कुछ ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज जो जानने की जरूरत है वो क्या है, कि कुछ मूवमेंट जो है वो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। तो some movements are related to growth, and some are not. कुछ मूवमेंट जो है ग्रोथ से रिलेटेड होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज चूइंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। एक बच्चा भाग रहा है, बिल्ली भाग रही है, बच्चा झूले पे झूल रहा है, और जो भैंस है, भैंस वो क्या कर रही है, कड़ को च्यू कर रही है। तो इन सभी मामलों में ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ की वजह से नहीं है, ये ग्रोथ की वजह से मूवमेंट नहीं है। तो व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ। कह रहे ये जो मूवमेंट आपको विजिबल है, ये मूवमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको लाइफ से क्यों एसोसिएट करते हैं, लाइफ से क्यों रिलेट करते हैं। तो अ पॉसिबल आंसर इज, हेलो कौन क्या बोल रहा है, हेलो, चलो। तो कह रहा अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मूवमेंट को, जो हम लोग है, हमारा एक सिंपल सा एक फंडा है कि हम मूवमेंट को एनवायरमेंट में आने वाले चेंज से रिलेट करते हैं, ठीक है। अपन मूवमेंट को एनवायरमेंट में आने वाले चेंज से रिलेट कर लेते हैं, कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई बिल्ली भाग रही है तो जरूर उसने कुत्ता देखा होगा या कोई और बड़ा जानवर देखा होगा, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम चेंज इन द एनवायरमेंट, किसी ने बुलाया होगा या कुछ भी रीजन रहा होगा, मतलब कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। चूहा देख लिया होगा उसने, कुत्ता देख लिया होगा तो भागेगी। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use change in their environment to their advantage. तो हमेशा क्या बोलते हैं, बिल्ली जो है वो चूहे को देख के नहीं भागेगी, और भी कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है, और भी कई रीजन हो सकते हैं कि मूवमेंट जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, मूवमेंट जो है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, तो वो अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंज का एडवांटेज उठाने के लिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट क्यों करता है, अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंज का फायदा उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि बेटा आज ना एपीएस शंकर विहार के आगे ना 500 रुपए के नोट फेंके जाएंगे, ठीक है, और सच में फेंक दिए जाएं तो क्या होगा, तुम लोग भागोगे ना अपने घर से एडवांटेज उठाने के लिए, एनवायरमेंट में चेंज कर दिया, 500 रुपए के नोट रोड पे फेंक दिए और सारे भागने लग जाओगे। तो ये क्या है, एनवायरमेंट में होने वाले चेंज का आप एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्ली भी, चूहा भाग रहा था, उसका एडवांटेज लेने के लिए, उसे खाने के लिए भाग रही है। तो प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। आपको पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। बच्चे जो है झूला क्यों झूलते हैं, ताकि उन्हें मजा आए, ठीक है, समझ में आई, और वो खेल कूद सकें। बफेलो जो है वो कड को क्यों च्यू करती है। कड आप समझते हैं कड क्या होता है, मैं बता देता हूँ कड क्या होता है। पार्शियली च्यूड फूड होता है ना, पार्शियली
chewed food by ruminants. ruminants के द्वारा जो पार्शियली च्यूड फूड है, ruminants कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ruminants क्या होते हैं? ruminants आपके देखो, आपने गाय देखी होगी, भैंस देखा होगा और बकरी देखी होगी, ऊंट देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो खाना है ना, अपना खाना पहले एक ही साथ निगल लेते हैं पूरा। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले उस खाने को पूरा निगल लेते हैं और निगल के ये अपने फॉल स्टमक उसमें स्टोर करते हैं। उसके बाद जब ये सारा खाना निगल लेते हैं, उसके बाद उस खाने को थोड़ा थोड़ा करके अपने उस स्टमक से निकाल के मुंह में वापस लाते हैं। ठीक है, तो जो खाना उन्होंने निगला था ना, पार्शियली च्यूड फूड, जो थोड़ा सा चबा के निगल लिया था, उस खाने को अपन क्या कहते हैं, कर्ड। और रूमिनेंट्स वो जानवर होते हैं जो खाने को पहले तो पूरा निगल लेते हैं और उसके बाद में उसको फिर फालतू टाइम में, लेजर टाइम में चबाते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया भाई? क्यों बच्चों? यस सर। ठीक है। Yes. तो कह रहा है कि बफेलो च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। तो भैंस ऐसा क्यों करती है? ताकि जो टफ फूड है, जनरली वो घास, सेलुलोज को ढंग से पचा सके वो। ठीक है, सेलुलोज को क्या कर सके, वो ढंग से पचा सके। तो व्हेन ब्राइट लाइट is focused on our eyes or when we touch a hot object we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। अब क्या होता है, ये मीटिंग 5 मिनट बाद एंड हो जाएगी, रिज्वाइन करते रहना, जितनी बार एंड हो उतनी बार रिज्वाइन करिए आप। तो सुनो बेटा, आप बैठे थे नॉर्मली एक बंद कमरे में, रात में आप लेटे हुए थे और क्या बोलते हैं, आंख बंद करके लेटे ही थे और 10-15 मिनट आंख बंद करके लेटे हुए थे, आपको नींद नहीं आई, मैं आऊं अचानक और लाइट ऑन कर दूं, तो क्या होगा, एकदम तुम अपनी आंखें जो है एकदम और ज्यादा बंद कर लेते हो। ठीक है, नॉर्मली अगर आपकी आंखें खुली भी हैं उसके बाद भी आप क्या करते हैं, अपनी आंखें और तेजी से बंद कर लेते। ठीक है, आप बैठे हुए थे और आपके ऊपर कोई गर्म पानी फेंक दिया, भाग जाओगे वहां से? भागोगे ना कि उसको बोलोगे और फेंक और फेंक? नहीं बोलोगे ना। तो ये क्या है, ये आपने मूवमेंट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, अचानक लाइट ऑन कर दी तो तुमने एकदम आंखें अपनी एकदम अचानक बंद करनी, टाइट करके आंखों का मूवमेंट किया तुमने। फिर किसी ने तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया तो तुम भाग गए वहां से। आप मूवमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ? अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। तो if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। कह रहा, अगर हम इसके बारे में ना खूब ढंग से सोचें, अगर हम इसके बारे में खूब ढंग से सोचें, तो हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो रिलेट किससे करता है, हमारे एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से। ठीक है, हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो किससे एसोसिएटेड है, एनवायरनमेंट से। बात समझ में आ गई? तो ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। कह रहा है हमारे एनवायरनमेंट में हर तरीके का जो चेंज आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में हर तरीके का जो चेंज आ रहा है वो क्या करता है कि ना वो हमें फोर्स करता है कि हम एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट लें। हम क्या करें, एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर रोड पे 500 रुपए का नोट पड़ा है तो आप 500 रुपए के नोट की तरफ भागोगे कि पीछे भागोगे? ऑब्वियस सी बात है, 500 रुपए के नोट के पीछे भागोगे। ठीक है, जहां वो पड़ा उसकी तरफ भागोगे। और अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप कुत्ते की तरफ भागोगे, कुत्ते से दूर भागोगे? बताओ, कुत्ते से दूर भागोगे ना। समझ आ रही है बात? तो when we talk to our friends in class we whisper rather than shouting loudly। कह रहा है जब टीचर क्लास में बैठी होती, और जनरली जब मैं भी बैठा होता हूँ तो तुम लोग भी वही हरकतें करते हो, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि टीचर क्लास में बैठा है तो हम चिल्ला कर बात नहीं करते हो, डब्बे में क्या लाया है बोल के देखो, टीचर दांत तोड़ देगा। ठीक है, तो आप धीरे से बोलते हो डब्बे में क्या लाया है, जो कोई और ना सुन सके। क्योंकि क्या होता है ना, पड़ोसी सुन लेगा कि हाँ आज अमित बहुत बढ़िया खाना लाया है, एकदम चिकन विकन लाया है, कुछ भी वॉटेवर खाने की मस्त चीज लाया है, तो बस सारे टूट पड़ेंगे जाके। तो आप ये धीरे धीरे कान में फुसफुसा के बात करते हो। और तुम्हें पता ही है गर्ल्स नेचर, दे यूज टू विस्पर एक दूसरे के कान में। कब हो गई पता नहीं। नहीं उसके बाद पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई चला जाता हूँ।
कि जब आप अपनी क्लास में अपने दोस्त से बातें करते हो, ठीक है, जब आप अपनी क्लास में अपने दोस्त से बातें करते हो तो उस टाइम पे क्या करते हो? आप चिल्ला चिल्ला के बातें करते हो कि विस्परिंग करते हो? ऑब्वियस सी बात है, विस्परिंग करोगे, ठीक है, हल्के हल्के से। गर्ल्स भी जब आपस में एक दूसरे से बात करती हैं तो वो धीरे धीरे बातें करती हैं, चिल्ला चिल्ला कर तो बातें करती नहीं, क्योंकि चिल्लाएंगी तो टीचर देगा कान के नीचे बजा के चार, और सब सुधर जाओगे आप बिल्कुल एक लाइन से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं क्या कह रहा था कि जब कभी भी आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो कानाफूसी करते हो, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर नहीं करते हो, ठीक है। तो क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बात ट्रिगर कर रही है, कौन सी बात ट्रिगर कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मुझे डब्बे के बारे में पूछना है कि आज भाई अमित टिफिन में क्या लाया है, ठीक है, या आर्यन और अमित एक क्लास में है, या आर्यन के साथ मान लो राज एक क्लास में, और आर्यन राज से पूछना चाहता है कि आज तू टिफिन में क्या लाया, तो वो चिल्लाकर, मैडम बैठी हो तो चिल्लाकर नहीं पूछेगा कि ओए राज आज टिफिन में क्या लाया है, क्योंकि अगर चिल्लाकर बोलेगा तो मैडम दोनों का टिफिन खोल देगी, फिर पीटेगी बढ़िया करके। समझ में आ गई बात? तो therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response। तो कह रहा है ये जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड वे में हो रही है, मूवमेंट जो है वो कंट्रोल वे में हो रहे हैं। और ये कैसे पहचाने जाएंगे? तो ये पहचाने जाएंगे कि इवेंट क्या हो रही है। डब्बा खाने की बात चल रही है तो धीरे धीरे बात करोगे, हैं, कोई टीचर आंसर पूछेगी तो चिल्ला कर देना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इन अदर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज करना ही पड़ेगा सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि अगर मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ तो वो कंट्रोल होना चाहिए और कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो पहले मेरा डिसीजन एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए कि भैया कुत्ते की तरफ भागना है कि कुत्ते की से दूर भागना है, ठीक है। ये तो है कंट्रोल का मतलब कि किस डायरेक्शन में भागना है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब कि क्या मेरा दिमाग और मेरे पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की बात मान रहे हैं। दिमाग ने तो बोल दिया भाग यहाँ से दूर, और पैर कह रहे नहीं कुत्ते की तरफ भागते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि आपका दिमाग जो आपको करने को बोल रहा है, क्या आपकी मसल्स उस चीज को फॉलो कर रही हैं? समझ में आ रहा है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि आप कंट्रोल्ड वे में सही डिसीजन ले पा रहे हैं क्या, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि क्या आपके दिमाग जो आपको कमांड दे रहा है आपकी मसल्स को, तो क्या मसल्स उसकी बात मानकर उसके अनुसार उसके हिसाब से एक्शन ले रही हैं क्या। तो in keeping with the general principle of body organization in multicellular organisms, specialized tissue are used to provide these controlled and coordination activities। आपको खूब अच्छे से पता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स मतलब हायर एनिमल्स हो गए या हायर प्लांट्स हो गए, उनमें क्या होता है, हर चीज के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन फिक्स है। जैसे हमारे अंदर न्यूट्रिशन के लिए आपको पता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल भगवान ने डाला हुआ है। रेस्पिरेशन के लिए आपका लंग्स, आपका हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जनरली लंग्स रिस्पॉन्सिबल है एंड एल्वोलाई वगैरह, ठीक है, और ब्लड आपका रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं आप क्यों? तो वैसे ही इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी के लिए, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी भगवान ने हमें एक अलग से सिस्टम दिया। हम हायर एनिमल्स को एक अलग से सिस्टम दिया हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि जानवरों में और प्लांट्स में सबसे टॉप की कैटेगरी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो हमारे पास ही है, बदकिस्मती से, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? हाँ भाई, क्यों? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ आ गया आपको, और इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स दिए ऊपर वाले ने हमें, ठीक है, और इन सब में सुप्रीम ऑर्गन्स हमारे पास ही हैं पर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था बदकिस्मती से। जो कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं किए हैं
तो उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा, तो आप करना शुरू कर दीजिए। तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ऊपर वाले ने सिस्टम दिया, उसको नाम दिया गया था नर्वस सिस्टम। क्या नाम दिया गया था बेटा? नर्वस सिस्टम। तो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो सिस्टम, सुनो, जो सिस्टम क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, उस सिस्टम को नर्वस टिश्यू बोला जाता है। बट कोऑर्डिनेट किसके साथ करके? मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। ठीक है, रोड पे ट्रक आ रहा है मेरी तरफ, मेरा दिमाग तो बोल रहा, आंखों ने देखा, कान ने उसकी आवाज सुनी, दिमाग को पता चल गया कि दिमाग आंखों से और कान से सिग्नल चला गया दिमाग पे, दिमाग ने बोला भाई भाग जाओ इससे दूर, रोड से साइड हट जाओ। ठीक है, पर मसल जो हैं, मस्कुलर टिश्यूज बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो टकराना तय है, जाना तय है दुनिया से। तो इसीलिए भगवान ने सोचने समझने के लिए तो हमें ऊपर दिमाग दिया हुआ है, लेकिन दिमाग से काम कैसे करवाना है, दिमाग से काम कैसे करवाना है, मतलब दिमाग दूसरे ऑर्गन से कैसे काम करवाएगा, मसल से कैसे काम करवाएगा, ये दिमाग के ऊपर छोड़ रखा है कि भाई तू कैसे काम करवाना चाहता है। ठीक है, तो दिमाग जो है ना आपके सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। दिमाग जो है आपके सारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है भाई? कंट्रोल कर रहा है। आप अगर उस पर जोर दोगे ना दिमाग पे, तो आप किसी भी ऑर्गन को किसी भी हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? बॉडी ट्रेनर आपने देखा होगा, इतना इतना वजन उठा लेता है, और वही हमसे 5 किलो का उठाने को बोल दिया जाए और 4 फ्लोर चढ़ने को बोल दिया जाए, तो आपको पता है आपकी कैसी हालत हो जाएगी। ठीक है, पानी की बोतल ग्राउंड फ्लोर से आप 4th फ्लोर पे चढ़ाओगे तो बस हाँफते हाँफते पागल हो जाओगे। बात समझ आई कि नहीं आई भाई? क्यों? तो आप क्यों हाँफ रहे हो? आप क्यों हाँफ रहे हो? क्योंकि आपकी मसल्स आपके दिमाग के भी कंट्रोल में नहीं है। उस रेसलर ने, उन लोगों ने ट्रेन कर रखा उसको कि भाई हाँ, इससे कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा उठाना है। अगर वो आज 5 किलो उठा रहा है तो वो कल कहेगा मैं 7.5 उठाऊंगा आके। हर दिन या हर हफ्ते वो 2.5 किलो बढ़ा लेता है, और हमारी हालत वही रहती है। तो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। कह रहा है कि अगर आपके हाथ में कोई धोखे से गर्म चीज टच हो जाए, तो ये प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं कि मजा आ रहा है और गर्म, इससे भी ज्यादा गर्म छुएंगे। खतरों के खिलाड़ी नहीं होते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा खौलते हुए तेल में पानी डाल देते हैं, पर हम एक नॉर्मल इंसान है, हम ना एक्सट्रीम लेवल के नहीं है। तो अपन का क्या रहता है सीन भाई, कि जैसे ही हम कोई गर्म चीज छू लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत डेंजरस चीज है, ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है और एक अर्जेंट सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई हमने गर्म चीज छू लिया तो इसको और थोड़ी देर छू लेते हैं उसके बाद हटा लेंगे, नहीं, अर्जेंट है और डेंजरस भी है, क्योंकि जल जाएगा हाथ, तो तुरंत हटाना है। तो वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमने गर्म चीज छुई है, हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हमने जो चीज छुई है वो गर्म छुई है, और तुरंत फिर उसके एक्शन, उसके बाद एक एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? पता कैसे चलेगा कि भैया हम कोई गर्म चीज छू रहे हैं? सवाल यही से उठ जाएगा कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? तो all information from an environment is detected by the specialized tips of nerve cell। कह रहा है कि ना हमारे एनवायरनमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड टिश्यू की टिप से, स्पेशलाइज्ड टिश्यू की टिप से क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, और ये रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड है। आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कोई बता सकता है? सबसे पहले स्किन, आईज, चलो ऊपर से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आईज, ईयर्स, स्किन, 3 चीजें हो गई। उसके बाद और नोज, एक और बताओ, पांचवा कौन सा है? टंग। ठीक है, टंग। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनकी मदद से अपन क्या करते हैं, चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से अपन क्या करते हैं, चीजों को सेंस करते हैं। So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक खतरनाक वर्ड दे देगा, फिर आप घूमते रह जाओगे कि क्या है ये। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स
और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ऑल फैक्ट्री आप पीछे किसी एक चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, Yes, sir. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ के आए थे। तो ऑल फैक्ट्री मतलब कौन से वाले होते हैं? Sir, smell. दे और डिटेक्ट स्मेल, दे डिटेक्ट स्मेल। ये क्या करते हैं? Well, स्मेल। और गस्टेटरी, देखो गस्टेटरी में taste. अगर कहीं ढंग से पढ़ो तो टेस्ट जैसा सुनाई दे रहा है, तो दे डिटेक्ट टेस्ट। तो ये हमारे क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फोटो सर एलियन के तो पास ठीक है, कौन से होता है रिसेप्टर? गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या हैं? ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं जैसे टंग। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या हैं? स्मेल डिटेक्ट करते हैं जैसे कि नोज। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, तो दे डिटेक्ट लाइट, आईज है। थिग्मो रिसेप्टर्स या फिर थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर और थिग्मो प्रेशर के लिए बोलते हैं, तो प्रेशर भी आपकी स्किन ही एक तरीके से डिटेक्ट करती है। तो उसके बाद फोनो मतलब क्या होता है? फोन मतलब साउंड, तो वो कौन डिटेक्ट करता है? आपके ईयर्स, ठीक है। अब कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल sets of a chemical reaction that creates an electric impulse। तो जैसे ही तुम्हारे को देखो, आपका डायग्राम दिया होगा पेज नंबर 115 पे, तो जो 115 पे आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया गया, तो न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन की जो Information receive डेंड्राइट्स होती होती हैं, उसकी जो टिप है वो क्या करती है? उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है, इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है। डेंड्राइट की जो टिप है वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करती है? एक्वायर करती है, इकट्ठा करती है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन जो है सेटअप होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर सेटअप होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। फिर ये इम्पल्स क्या होगा? डेंड्राइट से सेल बॉडी में, देन एक्सॉन, नर्व एंडिंग, फिर नेक्स्ट नर्व तक, न्यूरॉन तक ऐसे पास ऑन होता चला जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो आपका डेंड्राइटिक टिप होती है, डेंड्राइट, तो उसकी जो डेंड्राइट जो होती है ब्रांचेस होती है, ठीक है। ये ब्रांच शेप्ड होती है, आपकी लिखा दूंगा मैं आपको, नोट्स में पढ़ा मिल जाएगा। तो जो आपका डेंड्राइट है, ठीक है, डेंड्राइट, उसकी टिप सबसे एंडिंग पॉइंट, वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, यानी एक्वायर करता है। एक्वायर करके जैसे ही इसमें इंफॉर्मेशन एक्वायर हो जाती है, इसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही क्या होता है? इसके अंदर केमिकल रिएक्शन सेट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करता है। अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहले तो सेल बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से जाता है वो एक्सॉन में, एंड देन एट द एंड, उसके एंड तक चला जाता है, नर्व एंडिंग पे। तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। नर्व एंडिंग पे जाकर ये कुछ तरीके के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है वो कुछ तरीके के अगेन क्या करेगा? केमिकल सिग्नल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? कुछ तरीके के केमिकल सिग्नल्स, केमिकल रिलीज करके केमिकल सिग्नल्स क्रिएट करेगा। These chemical cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in a dendrite of the next neuron। फिर क्या होता है? नर्व एंडिंग पे सुन लो, पहले क्या हुआ? डेंड्राइटिक टिप ने इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, उसके बाद वो सेल बॉडी से होती हुई एक्सॉन, एक्सॉन से पहुंची नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग पे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन खत्म हो जानी चाहिए थी, तो अब क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग एक तरीके का केमिकल, कुछ तरीके के केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है। कुछ तरीके के केमिकल्स रिलीज करती है। वो केमिकल्स क्या करते हैं? उस गैप को क्रॉस कर जाते हैं। एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में जो गैप है, एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में जो गैप है, वो केमिकल जो है, वो क्या बोलते हैं? उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और दोबारा से अगले न्यूरॉन में, ठीक है, दोबारा से अगले न्यूरॉन में उसकी जो डेंड्राइटिक टिप है वहां पे पहुंच जाता है, उसकी जो डेंड्राइटिक टिप है वहां पे पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई? क्यों? तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन अ बॉडी। तो एक ये जनरल स्कीम है कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल होता है।
तो देखो दोबारा सुन लो, ये तुम लोग यार ना ये सब लिखना विखना बंद कर दो, या तो तुम ही पढ़ा लो तो फिर मैं बंद कर देता हूँ। चलो क्लास, तो दोबारा सुन लो बेटा कि ना कैसे इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है और आगे ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो आपका न्यूरॉन है, आपको पता है बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन जो है आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बेटा आप लोगों को दिया 7.1 का ए फिगर। तो इसमें जो डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स आपको दिख रहा होगा ब्रांच शेप्ड की हैं। तो ना अब ये डेंड्राइट्स की जो बिल्कुल टिप है, लास्ट का एंडिंग पॉइंट है, डेंड्राइट का जो लास्ट का एंडिंग पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता पकड़ता है। उसके बाद में इसको सेल बॉडी के रास्ते एक्सॉन, और एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट कर देता है नर्व एंडिंग। कहाँ पे लेके जाता है बेटा, नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग के बाद क्या होता है कि नर्व एंडिंग पे कुछ तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग पे न्यूरॉन का एक न्यूरॉन हमारा खत्म हो चुका है, नर्व एंडिंग पे न्यूरॉन का एंड हो जाता है, एक न्यूरॉन का एंड हो जाता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को तो हमें बहुत दूर तक लेके जाना है, दिमाग तक, ब्रेन तक लेके जाना है। तो क्या होता है कि आगे तो जा नहीं सकती, तो इसके लिए नर्व एंडिंग पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स इस गैप को या फिर इस सिनेप्स को, गैप को सिनेप्स भी बोल रहा है कि दो नर्व के बीच में जो गैप है उसको सिनेप्स या गैप ही बोला जाता है। उसको क्रॉस करने के लिए नर्व एंडिंग एक केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल क्या करता है, वो उस सिनेप्स को क्रॉस करके दूसरे डेंड्राइटिक टिप पे चला जाता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप पे चला जाता है। अगेन फिर वो उसकी सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ऐसे करके धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे करके फाइनली कहाँ पहुंचता है, ब्रेन के पास। तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन दी बॉडी। तो एक जनरल इम्पल्स है कि मतलब जनरल स्कीम है कि नर्व इम्पल्स आपकी बॉडी में ट्रेवल कैसे हो रहे हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है, क्लियर है ना सबको। डेंड्राइटिक टिप से सेल बॉडी, देन एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस गैप या सिनेप्स को क्रॉस करते हैं, अगेन दूसरे के डेंड्राइटिक टिप पे जाके चिपक जाते हैं, फिर ये आगे सेम फ्लो होते रहते हैं। तो a similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells। तो कह रहा है किसी तरीके का साइनेप्स जो है फिर न्यूरॉन से दूसरे सेल तक लेके जाता है, सच अ मसल सेल और ग्लैंड्स। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाता है, फिर ये मसल सेल्स तक या किसी ग्लैंड तक ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है। अच्छा, तो फाइनली सॉरी आप सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। तो इसी तरीके से न्यूरॉन से दूसरे सेल्स में भी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से जाती है, और दूसरे सेल आपके मसल सेल्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन किससे काम कराएगा, भागने दौड़ने खेलने कूदने का, मसल से ना। या बॉडी में कोई हार्मोन रिलीज करना है तो ग्लैंड से काम करवाएगा। तो जनरली ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से सेल्स तक, सेल से ब्रेन तक जाती है, या फिर ग्लैंड्स तक जाती है, सेल्स में भी मसल सेल्स। तो इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो कह रहा है इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जो आपके नर्व सेल या न्यूरॉन है, आपके नर्व सेल या न्यूरॉन है, वो स्पेशलाइज्ड हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो अपनी पर्टिकुलर जो भी उसको काम दिया उसको करने में वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और किस तरीके से, बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करके। हमारी बॉडी में भी ना एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन कैरी आउट होती है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर होगी बात। तो कह रहा है फिगर 7.a को देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, उसके पार्ट्स को ढंग से आप आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा, ये जो आपका एक्सॉन है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक्सॉन के ऊपर, अगर मैं देखो मेरी ड्राइंग इतनी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी आई ट्राई बन जाए आपके लिए, कि मान लो कुछ ऐसे करके हमारा ये है, बना देता हूँ, बन नहीं रही है भाई, बन रही अच्छी नहीं है, चलिए। तो ऐसे मान लो ये हमारा ना
यहाँ से लेकर के फाइनली ये जा रहा है, ये मान लो ये तो आपके डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है, और ये फाइनली जाके यहाँ पे करके ऐसे नर्व एंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल बॉडी, ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपके डेंड्राइट्स, आपके बेटा डेंड्राइट्स हैं, इनकी टिप को डेंड्राइटिक टिप बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका एक्सॉन है, ये पार्ट क्या है आपका एक्सॉन, दिस वाला पार्ट इज न्यूक्लियस, दिस इज नर्व एंडिंग, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब बेटा देखो ये जो पार्ट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन तो बीच का है, ठीक है, एक्सॉन बीच में से, इसके बीच में जो पाइप सा स्ट्रक्चर जा रहा है ना, उसको अपन एक्सॉन बोलते हैं, पाइप सा स्ट्रक्चर जा रहा है वो एक्सॉन है, लेकिन ये ऊपर का जो ये चीज है ना, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं माइलिन शीट, क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, ठीक है, इसे माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है, पूछेगा तो नहीं, ये बड़ी क्लासेस में है, इसे माइलिन शीट बोलते हैं, 12th क्लास में है, बट स्टिल जान लो कि इसे माइलिन शीट बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि आपको पहचानने की इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होती है, डेंड्राइटिक टिप क्या करती है, इंफॉर्मेशन रिसीव एक्वायर्स करती है इंफॉर्मेशन, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को, हाँ, सिग्नल को रिसीव करती है, ठीक है, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद कह रहा है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तौर पे इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रेवल होती है, सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी, इंफॉर्मेशन travels in the form of electric impulse, सिग्नल को बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो जो कम इंटेंसिटी के सिग्नल्स होते हैं उनको इम्पल्स बोल देते हैं, और हाई इंटेंसिटी वाले, हाई पावर वाले सिग्नल्स को अपन सिग्नल बोल देते हैं, ठीक है। एक्सॉन में भी सेम चीज हो रही है, एक्सॉन में क्या हो रहा है बेटा, ऊपर वाली चीज है एक्सॉन में भी, ठीक है, एक्सॉन में भी सेम ऊपर वाली चीज ही हो रही है कि इंफॉर्मेशन जो है ट्रेवल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, एक्सॉन में भी ऊपर वाला ही काम हो रहा है आपका, लेकिन जो आपका नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग क्या कराता है बच्चों, बता दोगे आप, क्यों, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स, किसमें बताओ, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स इनटू a chemical impulse. into a chemical signal for onward transmission. बात समझ में आ गई, क्यों बेटा, यस सर। अरे वो भी, चलिए गुड। तो कह रहा है ना कि कुछ, एक चम्मच मुंह में चीनी डाल लो, कैसी लग रही है, मीठी, ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, नाउ ईट शुगर अगेन, करके देखना घर पे, एक चम्मच चीनी लेना, जीभ पे डालना, मुंह में डालना, और उसके बाद में अपनी नाक अच्छे से बंद कर लेना, फिर टेस्ट करके देखना क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस आया है। तो while eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food while you are eating. तो घर पे करके देखना। तो चीनी वाले का तो खैर मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता, मैं खाने का बता देता हूँ। जब आप बीमार होते हो ना बच्चे, आपको खाना अच्छा नहीं लगता,
तो आप अपनी मम्मियों पे भड़क जाते हो कि खाना अच्छा नहीं बनाया। तुम्हारी मम्मी ने उतनी ही जी जान से खाना बनाया जितना रोज बनाती है, इवन बीमार हो तो और अच्छे से बनाएंगी, है ना, ठीक है, कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। पर क्या होता है, हमें वो खाना ना अच्छा नहीं लगता, उसमें टेस्ट नहीं आता। पता है क्यों? बीमार होने पे क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको खाने में टेस्ट क्यों नहीं आता। द रीजन इज दैट उस टाइम पे आपकी नोज बंद होती है, आपके ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बंद होते हैं। खाने का जो टेस्ट है ना, ठीक है, खाने का टेस्ट जो है वो एनहेंस होता है, किसकी वजह से? उसकी स्मेल की वजह से भी। जब खाने में स्मेल नहीं आएगी तो आपको वो फीका ही लगेगा, ठीक है, तो टेस्ट उतना बढ़िया नहीं लगता। तो यही कारण होता है कि जब आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड? तो कह रहा है कि क्या, वैसे जनरली शुगर के केस में बता देता हूँ, शुगर के केस में क्या होगा कि नाक बंद करके भी चाटोगे तो भी मीठी लगेगी और नाक खोल के चाटोगे तो भी मीठी लगेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बट व्हेन इट कम्स टू खाना, तो खाने का भाई फिर खाने में ना बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर वहां पे, जब तक खाने की स्मेल अच्छी नहीं होगी आप खाना वैसे ही नहीं खाओगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग? तो ऐसा होता क्यों है भाई? नोज जब ब्लॉक है तो क्या हो रहा है, हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम नहीं कर पाते, तो दिमाग तक उस खाने की स्मेल नहीं जा पाती, ठीक है। तो रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड? कि जब आपको सर्दी होती है तो आप कुछ इस तरीके के चीज़ों को अनुभव किए हैं क्या? ठीक है, तो किए जरूर होंगे। सर ये सारे पॉइंट्स जो जंक्शंस है, मसल फाइबर्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरॉन और मसल्स जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होगा कि या तो मसल से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स तक जा रही होगी या फिर न्यूरॉन से मसल्स तक आ रही होगी, न्यूरॉन से पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, ठीक है। मसल फाइबर प्रोटीन से बनते हैं। मसल फाइबर्स तो प्रोटीन के होते हैं, ठीक है, और सीजन नाम का होता है ये, सीजन नाम का प्रोटीन होता है। कैपिलरी आपको पता ही है, ब्लड Yes, कैपिलरीज sir. होती है। एक्सॉन अगेन यू आर Yes, sir. फैमिलियर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इन सभी चीज को फ्यूल अप करता है, इन सभी एक्टिविटीज को फ्यूल अप करता है, समझ रहे हो ना? हैं? ठीक है बेटा, चलो, तो ये सबको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है ना, द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, द सेंस ऑफ स्मेल helps in getting the complete taste of food। सेंस ऑफ टेस्ट की बात नहीं कर रहा, स्मेल भी, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट दोनों मिलकर फूड को डेलिशियस बनाते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा लगने लगता है। पर जब आपका सेंस ऑफ स्मेल ब्लॉक हो, यानी जब आपको सर्दी हो, तो आप उसका कंप्लीट टेस्ट पता नहीं लगा पाते, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड आर नोज इज ब्लॉक्ड, हमारी नाक क्या होती है? बंद होती है, ठीक है। विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल, जिससे क्या हो जाता है, हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब अपन जानने की कोशिश करते हैं कि एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है, और कैसे होता है, उसमें होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो गौर से समझना कि तुम बैठे हुए थे, ठीक है, तुम बैठे हुए थे अपने, कि तुम कहीं बैठे हुए थे और बेटा अचानक ना तुम्हारा हाथ धोखे से बिना देखे, अचानक क्या हुआ
किसी गर्म चीज पे लग गया, बहुत गर्म चीज पे लग गया, तो एकदम झटाक से हटाते हो तुम उसको, बिना सोचे बिना समझे। ऐसा ही होता है कि सोचते समझते हो, सोचते समझते नहीं हो ना। अगर आपका सडनली एक्सीडेंटली अगर आप किसी बहुत गर्म चीज को छू लो, या आप एकदम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अचानक कट जाओ, तो आप बिना सोचे समझे अपना वो मसल एकदम मूव करा लेते हो। तो ऐसे एक्शंस जो सडन होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं, उन्हें अपन रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। तो रिफ्लेक्स शब्द का मतलब इस शब्द का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ होता है, सडनली होता है और एकदम उसके रिस्पॉन्स का हम सडन एक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कहते हैं कि भाई एक रिफ्लेक्स एक्शन। वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। तो कभी कभी आप मतलब खैर हम तो नहीं कहते, कि हम क्या कह देते हैं कि मैं बस से बिना सोचे समझे कूद गया, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम दी फ्लेम रिफ्लेक्सली, या मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ जो है एकदम आग से हटा लिया। तो बिना सोचे समझे ही होता है, सोच समझ के करोगे तब तक जला बैठोगे बढ़िया करके। ठीक है, तो और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, कि कभी कभी हमें इतनी भूख लगाती है ना, खतरनाक वाली भूख लगाती है, समझ रहे हो, कभी कभी हमें बेटा खतरनाक वाली भूख लगाती है, तो अपन क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे हमारे मुंह से पानी आ जाता है। या आपने देखा होगा कुछ खट्टी चीज रखी हो जो आपकी फेवरेट हो, ठीक है, तो मुंह में पानी आ जाता है। और कोई बहुत डेलिशियस चीज और आप खतरनाक वाली भूख लग रही हो, आपके सामने कोई खा रहा हो, तो मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, बिना सोचे समझे हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी को बोल नहीं सकते हो लार मत निकालियो, ठीक है, वो निकल जाएगी। तो जो लार आपकी बॉडी निकाल रही है वो निकल जाएगी, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो लार मत निकालियो, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना, हुआ है ना आप लोगों के साथ, कभी तो कभी हुआ होगा, इतने तो अच्छे हैं नहीं हम। क्या था कि ऐसा कोई भी एक्शन जो हम सोचे समझे बिना करते हैं, क्योंकि सोचने समझने का इन एक्शंस में ना सोचने समझने का टाइम नहीं है। ठीक है, सोचोगे समझोगे तब तक कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? अगर मान लो आप गर्म चीज को छू रहे हो तो आपका दिमाग तब तो सिग्नल जाता ही नहीं है, झटाक से हटा लेते हो आप। ठीक है, ऐसे सभी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जांपल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। देखो मुंह में पानी आ गया बेटा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे उस पर वश ही नहीं है। तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने तुम भूखे बैठे हो एकदम खतरनाक वाले हो, तुम्हारे सामने कोई पिज्जा खा रहा है और उसकी जो स्मेल आ रही है, आहा मजा आ गया। अब क्या होगा? मुंह में से पानी निकलना तय है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पड़ोस में इधर समोसे वाले हैं, इधर महादेवा के बड़े अच्छे समोसे होते हैं, एक राम चौक है वहाँ के समोसे अच्छे होते हैं। और आप खतरनाक वाली आपको भूख लगी हो, और मेरे भी आ गया नाम से ही आ गया। तो खतरनाक वाली अगर आपको भूख लगी हो और उसके बाद में कोई आपके सामने वो समोसे दिखा भी दे रहा है दूर से, तो मुंह में पानी आ जाता है, सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलता आपको। ठीक है, ऐसी गर्म चीज पे आपका हाथ लग जाए, सोचते समझते नहीं, झटाक से हटा लेते हो, ब्लेड से कट जाए हटा लेते हो, सोचते समझते नहीं हो। सोचते समझते रह जाओगे तो सोचते ही समझते रह जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल में पड़े होगे। तो yet these are situations where we are responding with some actions to change in environment. Again बेटा, ठीक है, अच्छा चेंज इन एनवायरनमेंट में बार बार यूज कर रहा हूँ, चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट इसका मतलब पता है बेटा क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टिमुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। ठीक है, बोलते हैं ना टीचर, आपके स्टिमुली भी बोलते हैं, कुछ भी बोले। भैया मेरे वाले ने तो स्टिमुलाई सिखाया था, तो मैं तो अपने वाले टीचर का फॉलो करता हूँ। तो चेंज इन एनवायरनमेंट को इन शॉर्ट दे यूज टू कॉल स्टिमुलाई। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ लेना वो क्या बोलती है, लिखना ही तो है बोर्ड में। ठीक है, तो देखो बेटा, तो कह रहा है अगेन, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एकदम हाथ हटा लिया, मेरे मुंह में पानी आ गया है, और मैं बस से अचानक कूद गया, या ब्लेड से मैंने हाथ हटा लिया, ये सब क्या हो रहा है? ये सोचे समझे बिना हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है।
अब एनवायरनमेंट में चेंज का मतलब ये नहीं कि आज एक पेड़ लगा था वो उखाड़ दिया तो ये एनवायरनमेंट में चेंज है कि आज रोड बना था कल तोड़ दिया, वो एनवायरनमेंट माइनर से माइनर चेंज भी एनवायरनमेंट में चेंज है। ठीक है, आप अभी बैठे और आपका हाथ ब्लेड से कट जाए, इट इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में चेंज का मतलब ऐसा कुछ मत समझ लेना कि बम गिर जाए कुछ बड़ा काम। छोटे से छोटा चेंज इज कंसीडर्ड अ चेंज इन एनवायरनमेंट व्हेन वी स्टडी अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो भैया इन सभी एक्शन में एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और उस चेंज के एक्शन में अपन क्या मतलब के बदले अपन क्या कर रहे हैं, एक्शन। यानी कि अगेन हम ये जो एक्शन कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से ही कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में ही कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही हो रहा है ना, आप हाथ हटा रहे हो जलने से या कटने से, आप बस से कूद जा रहे हो, मुंह में पानी आ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से आप एक एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस? तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, आप इन एक्टिविटीज को अभी भी बता रहा हूँ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम्हारा हाथ जल रहा हो, जलने दे जलने दे जलने दे, हाथ का ही मुर्ग मुसल्लम बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। या हाथ काट, कोई आरी रख के हाथ काट रहा, काटते रहे, हटा ही लोगे ना तुरंत। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपने जो सडन एक्शन लिया है वो कैसे लिया है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। कह रहा है ना कि इसको हम दोबारा से कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर आप गरम सी चीज को, किसी गरम फ्लेम को, कल पढ़ा के आया था मैं आप लोगों को फ्लेम, ठीक है, तो गरम फ्लेम को अगर आप टच कर लेते हैं तो ये बहुत डेंजरस और कैसी सिचुएशन है, अर्जेंट। तुम्हारे लिए नहीं, किसी भी जानवर के लिए। ठीक है, किसी भी जानवर के लिए बड़ी अर्जेंट है तो उस पेड़ के लिए भी जिसको तुम खड़े खड़े आग लगा देते हो तुम, मतलब हम इंसान। ठीक है, खड़े खड़े पेड़ को आग लगा देते हैं, पर वो बेचारा मजबूर है। वो कहता तू आज मुझे जला, आने दे कुछ साल, 100 साल बाद तुझे मैं जला दूंगा बिना कुछ किए। ठीक है, पर एनिमल्स में क्या होता है, तुम किसी भी एनिमल को करना नहीं, इट इज अ हीनस क्राइम। करोगे तो फिर पाप भी पड़ेगा और उसके बाद पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे। तो किसी भी एनिमल को ही देख लो कि अगर उसके चोट लग रही है या कोई, वो खुद ही देखता है कि भाई उसके कुछ, वो कहीं आग से टकरा के एकदम भाग जाता है वो। ठीक है, उन्हीं एनिमल्स में हम भी है। पर मैंने तुम्हें बताया था हमें टॉप लेवल का वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया हुआ, तो हम गलत फायदा उठा लेते हैं। तो one seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned and therefore move our hand. तो जब हमारा हाथ फ्लेम पे चला गया था अचानक से, तो हमने एकदम अचानक से ही हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि भैया हमें पता चल गया था कि हमें एक पेन हुआ, और हमें जलने की आहट हुई। पेन हुआ और जलने की आहट हुई, उसकी वजह से हमने अपना हाथ हटा लिया। तो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। कह रहा हमें कितना टाइम लगता है इन सब चीजों के बारे में सोचने समझने में। ठीक है, आप खुद देखो, क्या आप एक 2-3 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हो अगर आपका हाथ अचानक किसी गर्म चीज पे लग जाए तो? नहीं ना, विद इन सेकेंड्स होता है, विद इन सेकेंड्स के अंदर ये इतनी तेज, इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आप कर देते हो। ठीक है, तो द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। इसके अलावा भी ये आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे। देखो मैं बताता हूँ कि ना, एक एग्जाम्पल है, आई कंसीडर, ठीक है, आई कंसीडर दिस एग्जाम्पल, और तुमने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये। वैसे इस एग्जाम्पल को ना किसी और रेफरेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, पर मैं यहाँ तुम्हें इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस में यूज कर रहा हूँ। आपने शायद एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक बार एक आदमी ने एक मेढक पकड़ा, एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेढक पकड़ा और मेढक पकड़ के उसको ना पतीले में डाल दिया और उसमें भर दिया पानी। सुना है किसी ने ये? नहीं सुना है? तो आज सुन लो। तो उसने उस पतीले में डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद उस पतीले को धीरे धीरे ना मतलब गर्म करना शुरू कर दिया। पहले बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे उस पतीले में रख के पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। तो मेढक इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल।
मेंढक क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो टेम्परेचर के हिसाब से अपना मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है। मेंढक जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। तो पहले जब मैंने उसको पतीले में डाल के, उस साइंटिस्ट ने पतीले में डाल के पानी को बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे रखकर गर्म किया तो उसने अपने टेम्परेचर को चेंज कर लिया। फिर धीरे 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 फ्लेम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और वो अपने बॉडी के कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से वो क्या करता रहा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। पर लिमिट है, बॉडी की लिमिट है, उनकी भी थी, ठीक है। वो बढ़ाता गया बढ़ाता गया। एक टाइम ऐसा आया कि भैया वो मेंढक उसी पानी के अंदर खौल के उसका वो नाश्ता बन गया जो आपके साउथ कोरियंस खाते हैं, बीटीएस वाले, ठीक है, उसका वो नाश्ता बन गया। तो मैं तुम्हें इस एग्जांपल से पता है क्या समझा रहा हूँ, एक्चुअल में एग्जांपल साइंटिस्ट ने ना ये बताया था कि अगर तुम बहुत ज्यादा भी पेशेंस रखोगे ना तो भी दुनिया तुम्हारी बैंड बजा देगी। उसने इस रेफरेंस में उस साइंटिस्ट ने ये चीज समझाई थी कि पेशेंस रखो, अच्छी बात है, जुर्म है उसको सहो, अच्छी बात है, पर ज्यादा मत सहो तो बैंड बच जाएगा। पर यहाँ इस चैप्टर में मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि जो जानवर की ना एक्शन लेने की स्पीड होती है वो हमसे कम होती है, ठीक है। तुम्हारे को मैं गर्म चीज छुआ दूं और वही बिल्ली को गर्म चीज छुआ दूं, पहले कौन हटाएगा, आप, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जो ऊपर में डब्बे में जो डाल के दिया ना, आपका थोड़ा सा स्पीड वाला दिया, अच्छा दिया। समझ में आ रही है बात, क्यों बेटा, हाँ भाई। तो हमारी स्पीड सबसे ज्यादा है, हम सबसे तेजी से समझते हैं, हम सबसे तेजी से सोचते हैं, इसीलिए हम आज सुप्रीम, हम किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी की बजाय खुद की बजा रहे हैं। हमारे वाले बैच में मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट खुद की बैंड बजा रहे हैं। कैसे? पढ़ते ही नहीं है, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है अरे बड़ी आसानी से जॉब मिलेगी, निकलते ही 1 लाख कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, मम्मी पापा तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, इनको कमा के दिखाऊंगा तब पता चलेगा। नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग है यार, हमारी भी थी, मैं तो बोल रहा हूँ लिटरली हमारी भी थी कि ये मम्मी पापा ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनके टाइम में ऐसा होता होगा, इन्होंने बहुत दुख दर्द सहे हैं, हम तो अच्छे रह रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पी रहे हैं, तो वी कैन अचीव बेटर। जब फिर लास्ट में आता है ना तो हमारी हैसियत हमारे पापा जितनी भी नहीं रह जाती है। आपके पापा आपको कम से कम एपीएस में पढ़ा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, जैसे मैं अभी बहुत लेट डिसीजन लिया शादी का, लास्ट में किया। क्यों? बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि जिस एजुकेशन, जिस लेवल की एजुकेशन, जिस लेवल की लाइफस्टाइल हमारे मम्मी पापा ने हमें दी, क्या हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? जिस हिसाब से हमारी औकात है, हैसियत है, क्या हम उसको दे पाएंगे? और बेटा नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपने बच्चों को एपीएस में भी पढ़ा पाओगे। वो जो सर्वोदय है ना, फ्री वाले, जहाँ बच्चों को पढ़ने पे पैसे मिलते हैं, कहीं वहां ना पढ़ाना पड़ जाए। तो जो ऊपर वाले ने आपको दिया है ना भैया, यूज इट, आज से यूज कर लो, अभी टाइम है अच्छा खासा, और कुछ अच्छा अचीव कर लो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। सर्वोदय में पढ़ाना उनको। और हकीकत है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आगे आने वाला एनवायरमेंट ना, जमाना सॉरी, बड़ा खराब है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले तो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा सोच लेते कुछ नहीं करेगा, फौज पुलिस में भर्ती करवा देंगे। अब जाओ फौज पुलिस में, ऑप्शन ही नहीं बचा। 4 साल के बाद उधर से भी लात मार के भगाएंगे। और उसके बाद भी फौज पुलिस में ना आजकल इंजीनियर भर दिए जाते हैं, सारे इंजीनियर घुस रहे हैं, बीटेक की चला गया, मतलब हाई लेवल के, ठीक है, हाई लेवल के बंदे। और आपकी पढ़ाई उस लेवल की तो है नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो काइंडली यूज योर नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन स्पेशली ब्रेन प्रॉपरली, ट्रेन योर ब्रेन। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। तो कह रहा है कि ना, उस बिल्ली के मैंने गरम गरम छुआ दिया और तुम्हारे छुआ दिया, तो तुमने झटाक से हटा दिया, है ना, हटा दिया ना। उसने थोड़ा टाइम लिया, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज धीरे से प्रोसेस हुई है, उसकी बॉडी में, सॉरी। तो कह रहा है कि द if nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve in a complicated interaction of many nerve impulse from many neurons. बेटा गौर से चीजें समझते रहना,
ठीक है, बोरिंग नहीं है चैप्टर, अच्छा है, लेकिन बस तुम थोड़ा सा फोकस करना। कह रहा है कि अगर वो जो नर्व इम्पल्स था, वो जो इम्पल्स था नर्व इम्पल्स, वो पुराने जो रास्ते को हम पढ़ के आए हैं कि डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पे केमिकल रिलीज होना, नर्व एंडिंग पे केमिकल रिलीज होना, देन उसके बाद क्या होना कि उस साइनेप्स को, उस गैप को क्रॉस करके दूसरे के डेंड्राइटिक पे जाना, फिर दूसरे न्यूरॉन तक जाना, सो एंड सो, सो एंड सो। अगर ये एक्शन इस हिसाब से होगा, अगर ये एक्शन इस हिसाब से होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं हम सोच समझ रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? थिंकिंग कर रहे हैं। और थिंकिंग एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। थिंकिंग जो है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्योंकि ना इसको होने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स की, बहुत सारे नर्व इम्पल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। देखो, रात में तो मैं डेली सोचता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे रेफरेंस से बता रहा हूँ और अपने रेफरेंस से भी बता रहा हूँ, मैं रात में डेली सोचता हूँ कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और जिम जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा दिमाग का थिंकिंग है। उस टाइम पे मेरी सारी की सारी मसल्स, दिमाग और सारी की सारी मसल्स, सारे के सारे न्यूरॉन्स बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास लेजर टाइम है, फालतू टाइम है सोचने के लिए। आप सबसे ज्यादा, आपको पता है कहाँ सोचते हो? वॉशरूम में बैठ के या नहाते टाइम। सबको पता है लिटरली कि हम सबसे ज्यादा वहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ फालतू टाइम है, 10-15 मिनट फालतू मिल जाता है। तो सेम हमारे साथ है कि भाई हम जब सो रहे हो, सोने से पहले मैं यही सोचता हूँ कि कल ना जिम जाऊंगा। ठीक है, तो अब टाइम है मेरे पास, जिम जाऊंगा, तो इसलिए मेरे सारे न्यूरॉन्स भी हेल्प कर रहे हैं सोचने में। ठीक है, बस जब सुबह आती है तो वही न्यूरॉन्स और वही मसल्स जवाब दे जाते हैं, अरे थोड़ी देर और सो ले। वो थोड़ी देर और सोता हूँ तो सुबह 8 बज जाते हैं, 5 बजे के बाद। ठीक है, फिर 8 बजे आँख खुलती है, तो पता चलता है कि 5 बजे मोटर भी चलाया था, 3 घंटे से चल रहा है। तो थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा हाथ गर्म पानी पे लग चुका है, गर्म चीज पे लग चुका है, सोच के उसके बाद एक्शन करोगे ना, तो बेटा बैंड बच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स तक सिग्नल पहुंच रहा है। तो if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. तो कह रहा अगर ये केस है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो हमारे शरीर में जो टिश्यू थिंकिंग का काम करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जाल है, नेट, बहुत बड़ा डेंस नेटवर्क है, जाल है। ठीक है, न्यूरॉन्स का, बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक जाल है। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये जाल कहाँ पे बैठा हुआ है? फाइनली जाके आपकी खोपड़ी, स्कल को खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, खोपड़ी ही बोलते हैं स्कल को। तो आपकी खोपड़ी के बिल्कुल फ्रंट एंड पे जो पार्ट है, ब्रेन का फ्रंट पार्ट, ठीक है, फोर ब्रेन, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स का जट्ठा, इकट्ठा पूरा नेटवर्क वहां बैठ के सब चीजें सोच रहा होता है, एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी which it thinks about before responding to them. ठीक है, तो उसके बाद में वो सोचता है, उसके बाद में खूब अच्छे से सोच लेता है, रिस्पॉन्ड करने से पहले खूब अच्छे से सोच लेता है। तुम्हारे साथ भी होता है ना, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो दो तरीके के लड़के होते हैं, और लड़कियां भी, आजकल तो लड़कियां भी, लड़कियां इस कैटेगरी में नंबर 1 पे चल रही हैं अभी, कि जब लड़ाई हो जाती है ना, तो दो तरीके के बच्चे हैं अब इस दुनिया में। एक तो सोचता है यार अगर मैं इसको मारूंगा तो पुलिस इन्वॉल्व होगी, पुलिस नहीं आएगी, चलो स्कूल में। अगर आपको बेसिक रूल पता है तो जब तक मर्डर वर्डर नहीं कर दो, काट पीट ना दो, तब तक नहीं आती है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ स्कूल का प्रिंसिपल हैंडल करेगा। लेकिन अब क्या है, दो तरीके के बच्चे, तो पहला सोचेगा यार मैं इसको मारूंगा, इसने मुझे गाली दे दी है, या मैं इसे गाली दूंगा तो फालतू में अपना टाइम बर्बाद करो, एनर्जी वेस्ट करो। दूसरा क्या होता है, भाई उसने गाली दिया, मार दिया, तो ये वाला उठाएगा, सीधे दे तमाचे, खुपड़ी फोड़ देगा उसकी। ठीक है, दो तरीके के इंसान हैं, समझ में आ रही है बात कि दो तरीके के हैं। तो एक ने क्या किया, एक ने रिफ्लेक्स एक्शन लिया और दूसरे ने सोच समझ के लिया। ठीक है, एक ने रिफ्लेक्स लिया, एक ने सोच समझ के लिया, समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है कि भैया कोई तुम पे अटैक कर रहा है, उस टाइम पे तो तुम्हें डिफेंस और अटैक दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तब वहां रिफ्लेक्स लेना ही पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसे ही मजे मजे में मार रहा है या नॉर्मली मार रहा है, तो आप उस टाइम पे थिंकिंग, सोचो समझो क्यों मार रहा है, क्या है क्या नहीं है।
टीचर ने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, तुमने भी उठा उसके 4 जड़ दिए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स नहीं देना, वहाँ थिंकिंग करनी कि क्या करना है इसके रिस्पॉन्ड में। मारना तो है ही नहीं, गाली तो देनी ही नहीं, थिंक और जाके प्रिंसिपल से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, अगर गलती नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर हम सोचते बैठेंगे कि भैया कि किसी चीज के बारे में सोचने बैठेंगे तो बहुत सारे टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर वो एक सिग्नल एक से एक, दूसरे से दूसरे, तीसरे, इस तरीके से ट्रांसमिट होगा और ये प्रोसेस बहुत लंबी चली जाएगी। तो obviously in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body। फिर ये जो थिंकिंग पार्ट है जिसे अपन ब्रेन कहते हैं, हमारी शरीर में सोचने का काम किसका है? ब्रेन का। तो इस ब्रेन में ना कई चीजों के बारे में सोचता है। जैसे मैं अपना पेट देखता हूँ, ठीक है, आंखों से अपना पेट देखता हूँ, तो आंखों से सिग्नल गया कि भाई ये मटके से भी बड़ा हो रहा है, इसका कुछ कर लो, ठीक है, तो अभी आंखों से सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, तो सिग्नल आंखों से ब्रेन तक जा रहा है। फिर मैंने देखा ना कि क्या बोलते हैं यार, रोड पे सांप है तो मुझे दौड़ना है, फिर वो आंखों ने देखा, ब्रेन तक सिग्नल क्या, फिर देख रहे हो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन कर क्या रहा है, इनिशियली सब जगह से सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो आपकी बॉडी में जितने भी सिग्नल रिसीव होते हैं, ठीक है, जितने भी सिग्नल्स अलग अलग जगह से रिसीव होते हैं, वो प्रोसेस कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर। कहाँ प्रोसेस होते हैं बेटा? ब्रेन के अंदर। इसकी प्रोसेसिंग का काम आपका ब्रेन करता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस ब्रेन के पास हर एक बॉडी पार्ट से आने वाले नर्व्स का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerve must carry this signal back to different part of the body। तो रोड पे एक सांप था, आंखों ने देखा, ब्रेन को बताया, ठीक है, ब्रेन ने सोचा क्या करें, दौड़ना चाहिए। तो ब्रेन अब क्या करेगा? अब ब्रेन जो है तुम्हारे मसल्स के, पैर के मसल्स को बोलेगा भाग, ठीक है, पैर के मसल्स को बोलेगा भाग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आपका पहले सिग्नल कहाँ जा रहा है? सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड देन ब्रेन टू मसल्स, देन ब्रेन टू मसल्स। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीजों में। तो इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। कह रहा इतना सब अगर होगा ना हमारे शरीर के अंदर और हम जल रहे होंगे उस टाइम पे, अगर हम किसी चीज से जल रहे होंगे या टच कर लिया होगा हॉट ऑब्जेक्ट, अब तक तो जल चुके होंगे आधे, ठीक है, अब तक तो हम आधे जल चुके होंगे अगर इतना सब करना होगा तो, ठीक है। तो कह रहा है फिर हमारी बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? अगर ये चीजें ब्रेन तक नहीं जा रही तो बॉडी इसको सॉल्व कैसे कर रही है? तो रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action must be complicated quickly। कह रहा है कि इस गर्म चीज को छूने का सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएंगे, आपको पता है लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, लंबा टाइम लगेगा। सेंसेशन ऑफ हीट के बारे में आप सोचोगे तो लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि कोई ऐसा काम करें, अपन कुछ बॉडी में ऐसा चेंज ला दें, बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दें कि जो नर्व इस चीज को डिटेक्ट करेगी और जो नर्व इसके बदले में एक्शन देगी, उन्हीं को पास ले आए। बात समझ में आ रही है कि जो नर्व इस चीज को डिटेक्ट कर रही है, हीट को, कौन? स्किन। और जिस नर्व से या जिस सेल से आप एक्शन लेने वाले हैं, आपके मसल्स, उनका एक डायरेक्ट पाथ ही बना दे, तो क्या होगा? एक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये एक्शन जो है बेटा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। ऐसे ही कनेक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो ब्रेन तक ना जाके रिसेप्टर टू दी कहाँ जाता है? जहां से एक्शन लिया जाएगा, मसल्स दैट विल टेक एक्शन। एक ऐसा आर्क, एक शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द मसल दैट डिटेक्ट दी जो भी है सिग्नल, ठीक है, बिटवीन द मसल दैट डिटेक्ट द सिग्नल टू दी मसल दैट टेक एक्शन, उनके बीच का जो शॉर्टकट पाथ है उसको अपन रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? कह रहा ठीक है बना दिया,
लेकिन ऐसे तो बहुत सारे रिफ्लेक्स आर्क बनाने पड़ेंगे बॉडी में, ऐसे तो बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्स आर्क बनाने पड़ेंगे। तो कह रहा है सारे रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन कहाँ करना है, इन सारे रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन कहाँ करना है। तो द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो कह रहा है कि सबसे बढ़िया जगह तो इनका कनेक्शन वही करो जहाँ पे सबसे पहले मीट करे थे। अभी मैं इसको भी रिलेट कराऊंगा तुम्हें थोड़ी देर रुको। तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। कह रहा है कि ना ये सारे के सारे नर्व्स पता है कहाँ जाके मिलते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे जाके एक बंडल बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उस बंडल को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं ना, आपकी रीढ़ की हड्डी। इन सारे न्यूरॉन्स का एक पाइप सा बनता है, एक स्ट्रक्चर बंडल बनता है। कहाँ? आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। कहाँ बनता है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। तो अब अपन को क्या करना चाहिए, अपन को क्या करना चाहिए, इन सारे रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन कहाँ ठोक देना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ ठोक देना चाहिए बेटा? स्पाइनल कॉर्ड में। बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बना दी जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में बना दी जाती है। Although the information input also goes on to reach the brain, ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड पे ही चीजें हो जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन फाइनली स्पाइनल कॉर्ड पर ब्रेन को भी भेजेगा। ये इन्फॉर्मेशन फाइनली स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भी भेजेगा। ठीक है, अब तुम ना इसको रिलेट करने की कोशिश करो। कह रहा है कि जो हमारे शरीर में रिफ्लेक्स आर्क दी है, हमारे शरीर में जो रिफ्लेक्स आर्क दी है वो किस वजह से दी है? क्योंकि हमारी थिंकिंग प्रोसेस स्लो है। हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो है। तो इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। कह रहा है बहुत सारे तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता भी नहीं है या बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, वो बेचारे हमेशा दब कुछ के ही मरते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो है वो हमेशा दब कुछ के ही मरते हैं। एक मिनट। इट इज quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process। तो इसीलिए कुदरत ने क्या किया? रिफ्लेक्स आर्क डाल के दिया। ठीक है, इसीलिए कुदरत ने रिफ्लेक्स आर्क डाल के दिए। ठीक है, हमें रिफ्लेक्स आर्क दिए कि जब थिंकिंग प्रोसेस, ट्रू थिंकिंग, कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास भाई ब्रेन नहीं है, होते हैं, तो उनके पास रिफ्लेक्स आर्क है, तो वो स्टिमुलाई को उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर भी ब्रेन है, पर क्या है, हमारे अंदर कोई सडन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए अपन को रिफ्लेक्स आर्क दिया हुआ कि भाई ब्रेन तक मत जाओ, तुरंत हटा लो। तो हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। कह रहा है ऊपर वाले ने हमें कितना भी खतरनाक, कितना भी एफिशिएंट बढ़िया दिमाग दिया हो, ठीक है, कितना भी बढ़िया न्यूरॉन का नेटवर्क यानी दिमाग दिया हो और न्यूरॉन नेटवर्क दिया हो, उसके बाद भी आज की डेट में भी रिफ्लेक्स आर्क सबसे बढ़िया मीडियम माना जाता है क्विक रिस्पॉन्सेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्सेस लेने के लिए सबसे बढ़िया मीडियम क्या है अपना, और सबसे एफिशिएंट मीडियम क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। कौन सा? रिफ्लेक्स आर्क। बात समझ में आ गई? तो अभी डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 117 पे, फिगर 7.2। ठीक है, पेज नंबर 117 पे फिगर 7.2। काइंडली सी इट केयरफुली। कहेगा ना आपको पेपर में बना के दे देगा, कहेगा ना इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसको क्या करना है? एक्सप्लेन। तो देखो इसने क्या किया है, इसने ना भाप को, स्टीम को, ये क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। इसकी स्किन क्या कर रही है? स्टीम को सेंस कर रही है। तो अब जो क्या बोलते हैं, इसके स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ना, स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स जो है इस हीट को सेंस करेंगे, हीट को क्या करेंगे? सेंस करेंगे, और आपके पेन या हीट की सेंसेशन जगा देंगे आपके अंदर। ठीक है, फिर ये सिग्नल जो है, पेन या हीट का सिग्नल जो है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, रास्ता समझ लो, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। आपके कहाँ जाएगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड में। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां तक जाएगा, और वहां तक जाने के बाद में, ठीक है,
वहां तक जाने के बाद क्या होगा, आपके पास होगी रिले न्यूरॉन। ठीक है, समझो दोबारा से कि आपके सेंस ऑर्गन यानी स्किन ने सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इस दर्द या हीट की सेंसेशन को भेजा आपके स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लगा था आपका रिले न्यूरॉन। रिले क्या होता है ना, दो चीजों को जोड़ने के पॉइंट को अपन रिले कहते हैं। ठीक है, दो चीजों को जोड़ने के पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, रिले। तो दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा, रिले न्यूरॉन। क्या कहलाएगा, रिले न्यूरॉन। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल पहुंचा है वो रिले न्यूरॉन तक जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि भाई तुरंत, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत बोला भाई हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, जल्दी हटाओ, जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। तो क्या हुआ, वो रिले न्यूरॉन तक सिग्नल गया। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ गया, रिले न्यूरॉन में। रिले न्यूरॉन ने बोला मसल न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन ने मसल न्यूरॉन को जगाया, ओए उठ उठ उठ। ठीक है, और जल्दी से क्या कर कि अपना हाथ हटा ले। तो मसल के न्यूरॉन क्या करते हैं, तुरंत अपनी आर्म की मदद से आपके हाथ को दूर कर लेते हैं। ठीक है, आपके आर्म की मदद से अपने हाथ को दूर कर लेते। ठीक है, उसके बाद यही सिग्नल सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ भेजेगा बेटा आपका, इसी सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका ब्रेन में भी भेज देगा। ठीक है, तो एक रास्ते से ब्रेन जा रहा है, लेकिन ब्रेन तक तो सिग्नल जा रहा है उसे बताने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन एक्शन किसका है, डिसीजन किसका था, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, डिसीजन किसका था, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला भाई हाथ हटाओ, तो हाथ हटाने के लिए उसने रिले न्यूरॉन को बोला, रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को बोला, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर मसल्स की हेल्प से आपके हाथ को रिमूव कर लिया। बात समझ में आई, क्यों बेटा? सर जो अफेक्टेड है वो आर्म्स या इन सब चीज़ों के मूवमेंट में हेल्प करता है। हाँ, ऐसे ही कह रहा है कि आपकी आंखों में एकदम ब्राइट लाइट पड़ जाए, तो सबसे पहले कौन से, अब स्किन की जगह आपके फोटो रिसेप्टर्स होंगे। अगर आपकी आंखों में बहुत तेजी से ब्राइट लाइट पड़ जाए, इस एग्जांपल की तरह अगर आपकी जगह अगर आपके आंखों पे क्या पड़ जाए, ब्राइट लाइट, तो ब्राइट लाइट को सबसे पहले फोटो रिसेप्टर यानी आईज क्या करेंगे, सेंस करेंगे। फिर उसको अगेन सेंसरी न्यूरॉन पे बस रिसेप्टर बदल देना है। स्टार्टिंग में बेटा आपको क्या करना है, रिसेप्टर बदल देना। तो ब्राइट लाइट अगर आपकी आंखों में पड़ती है तो आपके थर्मो रिसेप्टर की जगह आपके कौन से वाले फोटो रिसेप्टर जो हैं वो उस चीज़ को सेंस करेंगे। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के रास्ते सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा भाई आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले। ये किसने डिसीजन लिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, सीएनएस ने। अब सीएनएस बोलता है रिले न्यूरॉन को, सीएनएस किसको बोलता है, रिले न्यूरॉन को, भाई सुन अपना ना आंख बंद कर ले। तो रिले न्यूरॉन जाता है भाई मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के पास। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इफेक्टर मसल्स, इफेक्टर मतलब जो मसल्स पार्टिसिपेट करने वाली है एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपके इसमें कौन सी मसल, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स और आपके ये जो आईलिड है, जनरली आईलिड को मोटर न्यूरॉन बोलेगा भाई जल्दी से बंद करो अपनी आंखों का ढक्कन, आंखें बंद कर लेते हो। बात समझ में आ गई? हाँ बच्चा लोग, सबको क्लियर है इतना? हेलो, यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, और नोट्स आई विल सेंड यू। ठीक है, तो नोट्स की परवाह मत करो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने देखने होंगे कि क्या ऐड करने हैं क्या डिलीट करने हैं, सो डोंट वरी। अब चलिए भाई, तो ह्यूमन ब्रेन, अब सीधे बात कर लेते हैं अपन इस ह्यूमन ब्रेन की, जो जनरली मोस्ट ऑफ दी ह्यूमंस में गायब है, किडनी है उसकी जगह। तो इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ, ब्रेकफास्ट करके आए हो? क्या खा के आए थे? पूरी खा के आया। ओहो अच्छा, ठीक है, बहन एग्जाम देने गई तो पूरी आएगा नहीं। मम्मी को कहा मैंने कि टाइम लगेगा इससे ज्यादा देना, तो भी तो दे दिया। 5 कौन सी ज्यादा है, हम बैठते तो हमारी तो गिनती नहीं होती। अरे नहीं सर, टाइम भी था ना इसलिए लेट हो गया, मुझे पता भी नहीं था। हम कभी खाएं तो बैठ कितना पागल हो जाता है आदमी। तब इतनी भी नहीं खाते, 6-7 खा जाते हैं। नहीं मैं 5 से ज्यादा नहीं खाता।
तभी तुम ऐसे हो, हम ज्यादा खाते हैं इसलिए हम ऐसे हैं। सर शायद मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत बढ़िया मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेरा बचपन में अच्छा था, धीरे धीरे स्लो पड़ गया, लाइफस्टाइल खराब कर ली मैंने। है। ठंडा पानी पीना, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी फ्रिज से निकाल के खा थोड़ा सा लो। ऐसे कार्टून के बारे में पढ़ रहा था अपने ही बुक पे, मुझे पता चला कि ये ड्रिंकिंग से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हाँ, दारू पीने से भी है। यस सर। ये दारू तो नहीं पीते हम, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पानी पी लिया, ये सब चीज़ें का नुकसान कर रहा है। ये सब चीजें होते हैं। अरे तो देखो ना, म्यूट हो गए। आपसे पूछ रहा है कि क्या स्पाइनल कॉर्ड का एक ही काम है कि रिफ्लेक्स एक्शन लेना? नहीं, ठीक है, क्योंकि भैया हम थिंकिंग बीइंग है, हम सोचने वाले प्राणी हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? नर्व से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? नर्व से। जो इंफॉर्मेशन, जो क्या करती है? इंफॉर्मेशन को सप्लाई करती है ताकि हम उसके बारे में सोच सकें, ताकि हम उसके बारे में क्या कर सकें? सोच सकें। तो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। थिंकिंग में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा मैकेनिज्म यूज होती है, एंड न्यूरल कनेक्शंस, और न्यूरल कनेक्शंस भी। तो दीज आर कंसंट्रेटेड इन दी ब्रेन, और ये कहाँ कंसंट्रेटेड होते हैं? ब्रेन के अंदर। कहाँ होते हैं ये? ब्रेन के अंदर। तो विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि आपके बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या बनाता है? आपका CNS। ठीक है, तो CNS क्या है? ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है उसको अपन मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो CNS क्या है? ब्रेन और दी स्पाइनल कॉर्ड का मिक्स वाला सिस्टम। ठीक है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से बना हुआ है, ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, consists of the brain, consists of the brain and the spinal cord। ठीक है, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, करता क्या है? दे रिसीव इंफॉर्मेशन। तो CNS ऑल ओवर दी पार्ट, बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको इकट्ठा करता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन from all parts of the body and integrate मतलब जोड़ना या इकट्ठा करना, एंड इंटीग्रेट उसको इकट्ठा करता है। तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट आर एक्शंस। हम अपने द्वारा लिए गए एक्शंस के बारे में सोचते भी हैं। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया है, उसके बाद मैं सोचूंगा भाई यार क्यों मार दिया उसको, क्या फील कर रहा होगा। ठीक, इसीलिए आज तक तुम पिटे नहीं हो। ठीक है, अगर आज तक तुम पिटे नहीं हो तो थैंक्स कि भाई वो जो मैं जाके ना घर सोचता हूँ और उस टाइम ही सोचने लगता हूँ कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, क्या है। और जिस दिन मैंने वो फील करना बंद कर दिया, उस दिन तुम लोग बहुत कुछ फील करना शुरू कर दोगे। तो याद रखो कि मैं वो फील करना बंद ना करूँ, तो तुम्हारे सारे रिफ्लेक्सेस खुल जाएंगे और वो जो CNS है ना वो दौड़ने लग जाएगा उसी दिन। तो देखो कहाँ थे? हाँ, तो writing, talking, moving a chair, clapping at the end of program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next। कह रहा है कि लिखना, बोलना, चेयर को मूव कराना, तालियां बजाना प्रोग्राम के एंड पे, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो आप सोच समझ के लेते हो। लेकिन कुछ नालायक होते हैं, उधर प्रिंसिपल बोल रहा होता है, उसकी लेक्चर शुरू ही हुआ होता है और तालियां पीट देते हैं। पता नहीं तुम्हारे में होता था कि नहीं होता था। हम जब 12th क्लास में थे तो हमारा एक बड़ा बोरिंग सा प्रिंसिपल हुआ करता था केवी में, तो बोलना शुरू करता था और हम तालियां पीट देते थे और वो बेचारा चला जाता था। और कॉलेज में हमें उससे भी नालायक प्रिंसिपल मिला जो कि बिल्कुल
डिट्टो उसकी शक्ल मोगली सी थी। मोगली मोगली जानते हैं ना आप? तो उसको मतलब हमारे सीनियर्स को मोगली मोगली बुलाते थे। खैर मैंने किया नहीं है बट मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा सुधरा टाइप का होता था लिटरली। तो ये चीज़ आप कभी मेरे पापा मिले तो आप पूछना कि भैया मैं सबसे बड़ी गलती क्या है, तो दे विल टेल कि भाई वो हद से ज़्यादा सीधा है। और पापा ना मिले तो आप मदर डेयरी वाले से जाके पूछ लेना, जो आपके बीआरसी में मदर डेयरी खोल के बैठे हैं। तो उनसे पूछना गौरव सर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं कि बहुत ज़्यादा सीधे हैं, तब वो बता देंगे। इससे सीधा कोई देखा नहीं, इसको कोई बेवकूफ़ बना के चला जाए, कोई गोली मार के चला जाए, कहेगा ठीक तू कुछ है ना गोली मार ले। ठीक है, मेरे दोस्त तो ऐसा कहते हैं कि अगर आतंकवादी आएगा ना और इसको बोलेगा भाई देख तू मुझे गोली चला लेने दे, नहीं तो ना मेरे घर वालों को मार दिया जाएगा, तो ये कहेगा ठीक है तू मुझे उड़ा दे। कितना सीधा है लिटरली। ठीक है, तो अब भैया वो प्रिंसिपल खत्म नहीं कर पा रहा, उतनी बार बजा दे रहा है वो ताली बच्चा। ठीक है, तो ये तुम्हारे तो मुझे तो नहीं लगता वॉलेंट्री एक्शन है, तुम बिना सोचे समझे कर देते हो। ठीक है, ये क्या है बिना सोचे, लेकिन सोच समझ के ही कर रहे हो। तो पता है पकाएगा तो बजा दो ताली, भगा दो इसको। किए होंगे आपने कभी ना कोई टीचर तो ऐसा पल्ले पड़ा होगा कि वो बोलना ही शुरू करता और फिर ताली पीट देते हैं। एपीएस में शायद डरते हो पर केवी में कोई नहीं डरता। ठीक है, दबा के ताली पीट देते हैं और बेचारा मुंह बंद करके चला जाता है। ठीक है, वैसे ये सभी एक्शंस वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, खूब सोच समझ के लिए जाते हैं। तो सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड अ मैसेज टू मसल्स, तो यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है इन सभी एक्शंस पे ना, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। तुमने कभी सोचा कि तुम बिना सोचे समझे लिखने लग जाओ? हैं, सोच समझ के नहीं लिखते तो बिना सोचे समझे कैसे लिखोगे? बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ आ रहा है कि ब्रेन जब इन्वॉल्व हो जाता है ना तो अपन सोच समझ के एक्शंस लेते हैं। ठीक है, जिनमें दिमाग नहीं होता ना, टीचर उसको मारता है वो टीचर को 4 मारता है। ठीक है, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है वो टीचर उसको मारेगा तो सॉरी बोल के निकल जाएगा, सॉरी सर गलती होगी, बहस भी नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं क्यों मारा है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके मसल से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जिससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो आपके मसल से कॉन्टेक्ट करता है। एक था रिफ्लेक्स एक्शन वाला। ठीक है, वहां पे आपका नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, मसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। ये जो है इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें भी तो आपका नर्वस सिस्टम मसल को इंटरेक्ट तो करा रहा है। तालियां बजानी है तो आपका ब्रेन कहता है भाई पीट दो तालियां, है ना? तो मसल से कांटेक्ट करके तो तालियां हवा में बज जाती हैं, अपने आप नहीं बजेगी ना। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक आता है पीएनएस। अब तुम्हें मैं ना इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ऐसे ही आपने पेरिफेरल एसेसरीज का नाम सुना होगा, कंप्यूटर की माउस कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड इन्हें पेरिफेरल एसेसरीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल, क्या बोलते हैं? पेरिफेरल एसेसरीज। तो ऐसे ही पीएनएस, देखो सीएनएस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, आप ऐसे याद कर लेना। फिर पीएनएस, जैसे माउस जो है और कीबोर्ड जो है वो पेरिफेरल, आपका पेरिफेरल एसेसरीज है कंप्यूटर का, ऐसे ही तो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर होती है कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से आती हैं। कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। कहाँ से आती हैं? ब्रेन से। एंड spinal nerves and spinal nerves arising from the spinal cord, arising from the spinal cord। ये तो पीएनएस के बारे में है। हाँ भाई, बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कौन प्रोसेस कर रहा था? ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और
थॉट थिंकिंग वाले एक्शंस को कौन करता है? वॉलेंट्री एक्शंस को ब्रेन करता है, ठीक है। ये मेन सर फोर ब्रेन। ऑर्गन है, इसलिए उसको बोल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस की बात करते हैं। पीएनएस इनकी नर्व से बना है। ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं उसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल में नर्व्स होती है उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इनकी नर्व से बना हुआ। कहाँ से बना हुआ? इनकी नर्व से। अब तुम इसको और समझो, तुमने कंप्यूटर देखा होगा। एक बात बताओ, सीपीयू से माउस निकलता है कि माउस घुसता है? एक्चुअल में माउस प्रोसेस कहाँ हो रहा है जाके? सीपीयू में हो रहा है ना। तो माउस कहाँ से निकल रहा है? सीपीयू से निकल रहा है। कीबोर्ड कहाँ से निकल रहा है? सीपीयू में निकल रहा है ना। माउस और मतलब माउस और कीबोर्ड कहाँ से निकल रहे हैं? और ये दोनों क्या है? पेरिफेरल एसेसरीज कहलाते हैं। दुकान वाले के पास जाओगे ना, मुझे उसके पास जाके बोलोगे, अगर किसी ढंग की दुकान वाले के पास कि मुझे ना पेरिफेरल एसेसरीज चाहिए कंप्यूटर की, तो सीधे पूछ देगा कीबोर्ड चाहिए कि माउस चाहिए, क्योंकि उसको पता है तुमने पेरिफेरल नाम का वर्ड नहीं सुना शायद। अदरवाइज इनको पेरिफेरल एसेसरीज ही कहा जाता है, कीबोर्ड और माउस को। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी नर्वस सिस्टम के पास पेरिफेरल वो है सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व्स जो है वो आपके किससे निकलेगा? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स जो है वो आपकी स्पाइन से। नाम से ही पता चल रहा है। काम क्या करती हैं? पीएनएस का काम क्या है? तो पीएनएस गाजी अटैक मत बोल देना, जाके पिटोगे फिर, ठीक है। पीएनएस फैसिलिटेट्स, ठीक है। पीएनएस फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन किस किस के बीच में? द सीएनएस एंड other parts of the body, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए, पीएनएस का मतलब भी समझा दिया। तो द ब्रेन does allow us to think and take action based on that thing। तो आपका दिमाग क्या कर रहा है? आपको पहले तो कुछ सोचने को मजबूर करता है, और उसके बाद उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेने को बोलता है, ठीक है। तभी आप सोच समझ के एक्शंस लेते हो, जो गंभीर एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। पापा बोलेंगे बेटा ले 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 तरीके के बच्चे होंगे, बिना सोचे रिफ्लेक्स मारेंगे और उड़ाएंगे, है ना। और एक दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जो अपने दिमाग का यूज करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? स्पाइनल और ब्रेन का यूज करेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे अरे तो भाई आजकल ना टीवी पे यूट्यूब पे ग्रो बड़ा फेमस है, ग्रो में लगा देते हैं, ठीक है। तो ग्रो में लगा देंगे, तो उनके दिन में 1 लाख पे हर दिन 500 रुपए कमाते रहेंगे बैठ बैठ के। तो आप लगा लो 500 इंटू 365, 500 नहीं कमाते तो दिन के 50 रुपए तो 1 लाख पे मिलते ही रहेंगे बैठे बैठे आपको। तो 365 से मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ 18,000 समथिंग आ जाएगा एक साल के एंड में। कम है क्या? है वो तो नहीं कमा पाओगे इतना। पापा के ही तो 1 लाख से कमा लिए, पापा कहेंगे 1 लाख वापस दे दे, जो कमाया वो रख ले, हैं। और एक है उड़ा देगा पापा, उड़ गए, खत्म हो गए। वो उसका ना मैंने वो खरीद लिया, फ्री फायर का सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ये सब कुछ ना इतना आसान नहीं है कि दिमाग ने सोच लिया और फिर काम करा लिया। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता ना तो सब टॉपर होते हैं, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो सब टॉपर होते। तो with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। होता क्या है कि ना, ऐसा नहीं है कि हर तरीके का इनपुट ब्रेन का एक ही पूरे ब्रेन का एक ही पार्ट करेगा, नहीं। अलग अलग तरीके के इनपुट्स जो है वो ब्रेन का अलग अलग पार्ट प्रोसेस करेगा। ऐसी अलग अलग तरीके के आउटपुट जो है उनका एक्शन जो भी लेना है वो ब्रेन का अलग अलग पार्ट करता है, ठीक है। The brain has 3 such major parts or regions, namely the forebrain, midbrain, and the hindbrain. 3 main parts of brain.
थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के आपके तीन पार्ट हैं भैया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तीन पार्ट। ठीक है, तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट। आपको बताया था नहीं, सोचने वोचने का काम खोपड़ी में रख के सबसे आगे वाला पार्ट करता है, स्टार्टिंग में बोला था मैंने। ठीक है, आपके शरीर में सोचने वोचने का काम आपकी खोपड़ी में रखा हुआ सबसे आगे वाला पार्ट करता है, यानी थिंकिंग पार्ट कौन है आपका ब्रेन का? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या करता है ना, सोचने का काम करता है। इट हैज रीजंस व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इस ना फोर ब्रेन के पास ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो अलग अलग सेंसरी रिसेप्टर से इम्पल्सेस को इकट्ठा करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन क्या करता है कि अलग अलग रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। ठीक है, स्किन से, आंख से, इनसे सिग्नल्स रिसीव करता है कौन? फोर ब्रेन। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो फोर ब्रेन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, दो यू विल गेट इन द नोट्स, फिर भी ना खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कल आते हैं, कल भेजते हैं। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हैज सेपरेट रीजंस, इसके पास सेपरेट रीजंस हैं which receives sensory impulses from various receptors, अलग अलग रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। ठीक है, मतलब सेपरेट एरियाज हैं हमारे पास, सेपरेट एरियाज पर। ठीक है, सेपरेट एरियाज आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, सेंसिंग और वॉचिंग भी बोल देते हैं, सेंसिंग। थिंकिंग भी फोर ब्रेन। ठीक है, हियरिंग तो थिंक लिख ही दिया ना, हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, सेंसिंग, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर और टेस्टिंग, सब किसका काम है? आपके फोर ब्रेन का। ठीक है, तो इस कन्वर्सेशन से ये तो पता चलता है कि आपका फोर ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, सबका फोर ब्रेन काम कर रहा है कि ये एक्शंस तो आप बहुत अच्छे से लेते हो। अपन आज ये पता लगाएंगे कि आपके फोर ब्रेन मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है गड़बड़ है। ठीक है, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देना घर जाके। तो देयर आर द, अच्छा ठीक है, देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। पता है बेटा क्या होता है? सुनो, तुम्हारी तरफ एक ट्रक आ रहा है, आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया। ठीक है, कानों ने सुन लिया, तो क्या तुम ट्रक को देख के भागने लग जाओगे? हाँ भाई, कितने भागोगे? सीधा भाग ही जाओगे। अरे रुको, सब्र करो, अभी आगे तो सुनो, ना भागना नहीं है। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, फिर आंखें ढंग से एनालाइज भी तो करेंगी। ब्रेन, ये सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है कि ट्रक आ रहा है, कान भी भेज रहा है आवाज सुन सुन के, गड़गड़ गड़गड़ करके, और आंखें भी देख रही हैं, वो ब्रेन तक भेज रही हैं। लेकिन ना ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है कि भाई पहले एनालाइज तो कर ले, तेरी तरफ आ भी रहा है कि नहीं, है ना, कहीं वो मुड़ तो नहीं रहा है। हमारी तरफ आ रहा था, वो लेफ्ट टर्न पे मुड़ने भी लग गया, इंडिकेटर दे रखा है। फालतू में रोड से भागने लग जाओगे, पीछे से आके कोई ठोक के चला जाएगा भाई। समझ आ रही है बात? है ना?
तो ब्रेन ना सिर्फ एक सेंस के बदौलत एक्शन नहीं ले लेता। समझ में आ रही है बात की, एक सेंस के। इसीलिए कहा जाता है कि ना जब कोई चुगली करता है ना तो गो एंड आस्क दैट पर्सन स्टेट कि भाई तूने ऐसे बोला था क्या? नहीं भाई, अभी क्या बोलते हैं, ये हुआ कि मतलब लाइक राज बोला कि जांगड़ा वो शैतानी करता है, और मतलब मैं वो बोल रहा हूँ, एक ना एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़ाई मत कर लेना लग जाना। तो राज मेरे को आके बोला है, किसी को, राज ने आर्यन को बोला कि तेरे को पता है जांगड़ा बहुत शैतानी करता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। कि राज बोल रहा है जांगड़ा बहुत शैतानी करता है और पता नहीं क्या क्या बोला, खूब खतरनाक, आर्यन के कान भर दिए। आर्यन ने बोला वो होगा होगा, फिर ना राज ने एक बात और बोली आर्यन को, सुन लो, तो गाली भी दे रहा था। अब आर्यन ने ना सिर्फ अपने हियरिंग वाले सेंस का अगर इस्तेमाल किया तो आर्यन जाएगा दो जड़ेगा जांगड़ा के, और माना लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और होता भी है, तुमने देखा होगा, मैंने ये एग्जांपल आर्यन और झगड़ा का क्यों लिया कि यू आर क्वाइट फैमिलियर कि दोनों इनडायरेक्ट वे में क्लास में झगड़ते हैं। मैं देखता हूँ तो मैं वही एग्जांपल ले रहा था, एक दूसरे पर टॉन्ट मार रहे होते हैं और उनको लगता है कि सर को नहीं दिख रहा है, सर तो बेवकूफ बैठे हैं। तो अगर आर्यन सीधे ही यही एक्शन ले कि भैया हाँ आज राज बोल रहा था, और सबको पता है कि हाँ भाई आर्यन और जो है ना जांगड़ा धीरे धीरे एक दूसरे के पोकिंग करते रहते हैं, तो भैया आर्यन दो जड़ेगा जांगड़ा के, जांगड़ा भी दो जड़ेगा, ये तो यही मार कुश्ती हो जाएगी। तो अगर आर्यन अपने सेंस ऑफ हियरिंग का ना इस्तेमाल करके साथ में दूसरे सेंसेस का भी इस्तेमाल करे, सीन का, कि वो अगली बार जाके देखे अच्छा ये ऐसे चुगली चुगली हो रही है क्या, ठीक है, और भी सारे सेंसेस का इस्तेमाल करे, फिर ब्रेन से पूछे कि मार दूं कि छोड़ दूं, है ना, मार दूं कि छोड़ दूं, उसके बाद में ही एक्शन ले तो अच्छा है। बिना सोचे समझे दे थप्पड़, सिर्फ सुन के थप्पड़ थप्पड़ बज रहे हैं तो हो लिया था, ठीक है। तो वही कह रहा है आपसे कि जो आपका ब्रेन है ना, सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन, सारे ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको इंटरप्रिटेट करना मतलब पढ़ता है, एनालाइज करता है। इंटरप्रिटेट का मतलब है एनालाइज करता है कि भाई क्या देखा, क्या सुना, क्या ये सच है, फिर वो सोचेगा कि क्या ये सच है। और फिर उसको पता है यार इनको कि जांगड़ा की आदत है, मजाक करता है, ठीक है, दिल का बुरा नहीं है, मेरे से भी बहस करता है, ट्यूशन में खूब करता है, लेकिन बाद में पीछे जाके तारीफ भी करता है, ठीक है। तो यही चीज आर्यन को भी पता है कि जांगड़ा दिल का बुरा नहीं है, मुंह पे बोल देता है, लेकिन अगर सिर्फ पोक करने के मात्र से, सुनने के मात्र से अगर एक्शन लिया जाए ना तो पिट जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो सेम ब्रेन फिर देखेगा, इंटरप्रिटेट, पुरानी सारी चीजों को एनालाइज करेगा, ब्रेन देखेगा अच्छा हाँ कि जांगड़ा ना सबसे बहस करता है, लड़ाई करता है, जो भी है वॉट एवर, एनालाइज करेगा, फिर वो आपको कमांड देगा, कि भाई पीटना है कि छोड़ना है, ठीक है। तब फिर आप अपना एक्शन लेते हो, ऐसा नहीं कि सुना और जाके जड़ दिया, ठीक है। क्लियर है ना आपको कि ब्रेन क्या करता है कि जो सेपरेट एरियाज हैं अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स की, हियरिंग की, स्मेलिंग की, कहाँ, फोर ब्रेन में हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, सेंसिंग, टेस्टिंग की अलग अलग एरियाज है ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर इकट्ठी होती है इसी फोर ब्रेन में। उसके बाद में ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट, एनालाइज करता है, पढ़ता है, और पुरानी सभी इंफॉर्मेशन की बदौलत एक एक्शन जनरेट करता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो पता चला कि छोड़ दिया जाए, तो ये लड़ते नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर है? हाँ भाई, यस सर, हाँ सर। यस सर। तो खाली ना आंखों के देखे या कान के खाली किसी एक ऑर्गन के सुनने या देखने मात्र से ना लड़ने बढ़ने मत लग जाना, दोनों का यूज करिए, भगवान ने दो दो दिए हैं, दिए तो 5 है पर दो दो का यूज करिए। तो based on all this a decision is made about how to respond, and the information is passed onto the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our legs or hands, ठीक है। तो कह रहा सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज हुई, ठीक है, और सब कुछ सोच समझ के फिर एक एक्शन लिया गया, ठीक है, एंड दैट एक्शन हैज बीन पास्ड ऑन टू दी मसल्स, जो भी एसोसिएटेड मसल्स हैं,
तो मान लो एनालिसिस में ये निकला कि भाई जांगड़ा बुरा मान जाए, तो आर्यन की एनालिसिस में ये निकला कि आज तो जांगड़ा के दो जड़ने चाहिए, तो जो इनके हैंड के मसल्स हैं वो दो जड़ देंगे, नहीं तो ब्रेन ने बोला छोड़ दो, तो हैंड के मसल्स जो हैं वो इट विल टेक नो एक्शन। ठीक है, जांगड़ा दिल पे नहीं लेना बेटा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगली बार आर्यन को पीटने वाले हैं, डोंट वरी, आगे आने तो दो एग्जाम्पल। तो however certain sensations are distinct from seeing or hearing, for example how do we think that we have eaten enough, कह रहा लेकिन कुछ सेंसेशंस अलग भी हैं, सुनने, चखने और देखने के अलावा, इनके अलावा भी कुछ सेंसेशन है कि ना आप खाना खा रहे हो देख देख के, इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, 10 रोटी खा ली, 20 रोटी खा ली है। हाँ, फिर कॉल पे चालू हो गया, कॉल पे तुम्हारा तो कल आके बताता हूँ जी फॉर। नहीं सर, मैं सोचते ही कुछ काम करता हूँ, शांत रहता हूँ। वो पूछ रहा है जांगड़ा कौन है, दिखाएंगे जांगड़ा कौन है, चलो। तो हाँ सुन लो बेटा, बस शट अप, अगेन यू स्टार्टेड, फिर गाली खाओगे अभी तुम लोग, तो रोगे बैठ के, ठीक है। हाँ ऋतिक, अभी स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, आपकी सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। पापा ऋतिक दिखाएंगे पापा जी के आप कि पापा ऋतिक है, ऋतिक पापा बन चुके हैं अभी। आई विल शो योर फादर कि व्हाट यू आर सेइंग इन द क्लास, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, पापा ऋतिक बताते हैं आपको, पापा ऋतिक, और आपके पापा को भी बताऊंगा कि सर देख लो लड़का पापा बन चुका है। हाँ भाई, तो बेटा देखो अब क्या लिखा है? चल क्या रहा है, अगली बार प्रीमियम ले लूंगा, चैट ही बंद कर दूंगा मैं। चलो तो बेटा यहाँ देखो कि ना तुम खाना देख देख के तो खा रहे हो, पर क्या तुम पेट में झांक के देख रहे हो कि भरा है कि नहीं? तो भैया प्लीज नया टॉपिक चालू हो गया, बंद कर दो तुम लोग, कि निकाल के फेंकूं एक एक को। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, खाना तुम देख देख के तो खा रहे हो, क्या तुम पेट में झांक के देख रहे हो कि भरा कि नहीं? यानी सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, खाते टाइम सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? ये तो देख के नहीं देखो ना, पेट में झांक के देखो कि भर गया कि नहीं भर गया, नहीं ना। तो ये एक अलग तरीके का सेंसेशन है कि पेट भरा है कि खाली है, और ये किससे एसोसिएटेड है? हंगर, भूख से। किससे? भूख से। और इसको भी कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। तो सेंसेशन ऑफ हंगर और दो ना, फीलिंग दो। फुल इज कंट्रोल्ड बाय किससे कंट्रोल होता है? दी फोर ब्रेन। तो इसके लिए भी आपका फोर ब्रेन ही सर जिम्मेदार हाइपोथैलेमस ठीक आएगा है। इसका। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फोर ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस। अब इसमें भी फोर ब्रेन में कौन सा वाला पार्ट है भैया आपका? हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के भी कई पार्ट हैं, ठीक है, फोर ब्रेन में भी कई पार्ट है, तो उसमें आपका हाइपोथैलेमस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो बाकी नोट्स में सब लिखा हुआ है कि कौन से किसके पार्ट हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? क्या हमारे एक पार्ट का फंक्शन निकाल सकते हैं? ठीक है, सबका है, यू विल गेट इन द नोट्स, डोंट वरी, ठीक है। जैसे आई के मिल गए हैं वैसे इसके भी मिल जाएंगे। अच्छा, तो लेट अस लुक एट द अदर यूजेस ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। तो कह रहा है ना, हम रिफ्लेक्स वर्ड के दूसरे यूजेस भी देख लेते हैं। तो आपके मुंह में अचानक पानी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। वी लाइक विदाउट और मीनिंग टू, बिना कुछ सोचे समझे मुंह में पानी आ गया। तो आर हार्ट बीट्स
बीट विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट, हमारी धड़कन बिना सोचे ही बीट करने लगती है। पूछती है क्या धड़क लूँ क्या, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा धड़क जाती है, नो वेरी वेल, ठीक है। जब मम्मी पापा चप्पल लेके आ रहे होते हैं ना, मुझे पता है तुम कुछ और ही सोचने लगे हो, अलग ही प्राणी हो तुम दुनिया में, ठीक है। हम मम्मी पापा चप्पल लाने की बात कर रहे हैं, उधर वो हंस रहे थे, सर क्या कह रहे हैं, मत पिटोगे तुम लोग किसी दिन। चलो, हाँ क्या कह रहा था मैं। तो आपकी हार्ट बीट आपसे पूछ के नहीं धड़कती, आज धड़क लूँ, संडे है, रेस्ट ले लेते हैं, तुम भी छुट्टी पे हम भी छुट्टी पे, तो जिस दिन वो छुट्टी पे उस दिन आप भी छुट्टी पे, लंबी वाली पे चले जाओगे परमानेंट की, ठीक है। तो मतलब कुछ एक्शन जो बिना सोचे समझे, मतलब जो आपसे पूछ के नहीं हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो आपकी बॉडी में पूछ कर नहीं हो रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम, इवन इफ वांटेड टू। हम चाहें तो भी, अगर हम चाहें तो भी रोक लेते ना, जिनको हार्ट अटैक आता है ना, उनको हार्ट अटैक नहीं आता, वो अपने हार्ट को ही रोक लेते, भाई आज नहीं, ज्यादा तेज मत धड़कियो, रहने दे, धीरे धीरे धड़कियो, ठीक है। तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या आपको हर समय सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है, या खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एवरी टाइम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सोचना पड़ता है? नहीं ना, ये तो अपने आप हो रहा है। कभी आपने सोचा कि भाई सांस लेनी है, वो तो ले ही चली रही है वो तो, क्या आप कभी सोचते हो कि आज खाना पचा लेते हैं? नहीं, खुद पच रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा। आपसे पूछता ना तो आप इतने आलसी हो कि उसको परमिशन भी नहीं देते, ठीक है। सो जाते तो वैसे ही वो सो जाती। तो सो इन बिटवीन, देखो नाम देख रहे हो, यशराज कोल्पे एथीस्ट, नेशनल, आगे क्या लिखा है, नेशनल चप्पल चोर। यशराज कोल्पे एथीस्ट, नेशनलिस्ट, नेशनल चप्पल चोर। ये यशराज किस नाम से घुसा है? यशराज कोल्पे एथीस्ट, नेशनल चप्पल चोर। तुम्हें ना यशराज आज छुट्टी दे देते हैं, बट ठीक है, तुम ना अपने बाकी सारी मसल्स को आज रिलैक्स दे लो, संडे है, बाय यशराज, टाटा बाय बाय। आवाज आ रही है यश? हाँ भाई, क्यों यशराज है भाई? तुम अगर तुम इतना बड़ा नाम नहीं लिखोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम कौन हो। यस से यस और नो, अदरवाइज आई विल एक्सपेल यू। यस सर। यशराज बोलती क्यों बंद है भाई? सर मैं बोल तो रहा हूँ सो। ये क्यों इतने फैंसी नेम क्यों रखे हो भाई? हैं? शादी में आए हो? मेरी तो नहीं है। अलग अलग फैंसी कपड़े और फैंसी नाम, फिर कहते हो सर आप ऐसे बोल देते हो। आओ मिलो तुम कल, आज कल मम्मी पापा दोनों को बुलाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि क्या क्या नाम से पूछ रहे हो तुम बार बार। चलो, तो मैंने क्या कहा कि आप ना बहुत सारे एक्शंस आपकी बॉडी जो है बिना सोचे समझे ले रही है, और आपसे परमिशन भी नहीं मांगती, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट। दे भी नहीं सकते आप परमिशन, अगर परमिशन देने लगे ना तो लग जाओगे। तो so in between the simple reflex actions like change in the size of the pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control। अगर आपने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल, चलो भागी गई वो, तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं आपकी बॉडी में कंट्रोल्ड बाय द मिड एंड द हाइंड ब्रेन, ठीक है। कुछ मिड ब्रेन करता है एंड सम आर कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन। तो देखो, all these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain। तो हाइंड ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है? medulla oblongata or posterior ठीक है। pubillum of the body, cerebellum। involuntary actions such as blood pressure,
सेलिवेशन, सेलिवेशन समझते हो, लार निकलना, एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय तो हार्ट बीट भी है द मेडुला, तो हार्ट बीट मेडुला, मेडुला। कौन सा पार्ट? हिंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? मेडुला। कौन सा वाला पार्ट? मेडुला, इन दी हाइंड ब्रेन। अब उल्टी जो आती है ना, उल्टी, अरे भैया वो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, चलो ब्लड प्रेशर हार्ट बीट एक ही में जोड़ लो यार, ठीक है। ये सब आपका हिंड ब्रेन का मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है, हिंड ब्रेन का मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। एक चीज सोचो, तुम लोग मेरे से ये कहोगे सर उल्टी आती है हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, क्या परमानेंटली रोक सकते हो? जब वो गोल 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 घूम पहाड़ियों पे घूम रहे होते हो ना, तो रुकती नहीं, पर होती जाती है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो, पर आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? आपका मेडुला, विच इज लोकेटेड इन दी हाइंड ब्रेन। ब्लड प्रेशर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ब्लड प्रेशर आप नहीं रोक सकते। अगर आप ज्यादा परेशान हो गए, हाँ, ज्यादा परेशान हो रहे हो तो मतलब ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में क्या रहता है कि उसके हिसाब से ये ट्रिगर होते हैं, ट्रिगरिंग है। आप अगर ज्यादा टेंशन लोगे तो या तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, तो आप ट्रिगर कर रहे हो उसको, ठीक है। हार्ट बीट का भी यही है, नॉर्मल हो, अभी कुछ नहीं, अभी चिल मार रहे हो एकदम, मम्मी पापा बोले तूने कल क्या किया था, वो मजाक में भी कह देना तूने कल क्या किया था, अपने आप बढ़ जाती है धड़कन, अब पता नहीं क्या कर दिया, अब तो पिटने वाले हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशन हो गया, वोमिटिंग हो गई, ये सब चीजें हो गई। तो थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, एक तरीके का बॉडी का पोस्चर कंट्रोल कर रहे हैं एक्शंस में। सुनो, स्ट्रेट लाइन में चलना, आप बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल कर रहे हो ना, क्यों? राइडिंग अ बाइसाइकिल, साइकिल चलाना, तो वहां पे भी तो आप एंगल बना के चला रहे हो ना, कि बिल्कुल जमीन पे टच करा के चलाते हो, नहीं ना। पिकिंग अप अ पेंसिल, तो ये सब किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम, चलो कम से कम एटलीस्ट ह्यूमन ब्रेन तो निपटा आज। तो भैया सर ये कोमा वाले केस में कौन सा पार्ट डैमेज होता है? वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बताते हैं, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। आप ये एक्शंस रिलेट कर सकते हैं ना, किस तरीके के एक्शंस हैं, ठीक है। मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बॉडी, मतलब इस सब में एक तरीके से बॉडी का पोस्चर जो है ना, बॉडी का पोस्चर जो है अपन कंट्रोल करते हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, कुल मिलाकर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द body is controlled by the cerebellum। कौन कंट्रोल करता है? which is a part of, किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन। हाँ सर, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का, ठीक है। तो अब ना इनके उनमें देख लेना कि ना हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं और मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। और तो मिड ब्रेन में तो आपका, आप देख लो, मिडी ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीस इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट। कह रहा क्या होगा कि अगर हम इनके बारे में सोचें ना तो, ठीक है।
क्या होगा जब आप इनके बारे में नहीं सोचोगे? तो ये एक्टिविटीज फेल हो जाएंगी, ठीक है, एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं अपन, और ना इधर मैं दिखा देता हूँ कि नाउ आई गॉट इट व्हाट इज हैपनिंग। वॉकिंग कहते हैं कि अगर आप खाना खा लो उसके बाद वॉकिंग करो तो आपका डाइजेशन हो जाता है। अरे वो तो फूड मिथ में आ जाता है। थोड़ा सा ये बॉडी हीट करने लगती है, बॉडी हीट करती है तो पेट में एनर्जीज ना, मतलब एनर्जी बर्न करने की प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस एनहेंस हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पचने लगता है, तो पुराना वाला खाना डाइजेस्ट होने लगता है, इसकी वजह से